विजिबल स्क्रीन सबको? यस मैम। ओके, शुरू करें मंगल पाठ। जी मैम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम 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 कुंठतो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जी। थैंक यू धन्यवाद। मैम। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। बढ़िया है मैम। हाँ, कुछ चेहरे जाने पहचाने हैं, कुछ चेहरे नए हैं। बहुत टाइम बाद सबसे मिलना हो रहा है। रजनीश जी कैसे हैं? बढ़िया है मैम, बहुत बढ़िया। जय जैन मैडम। जय जिनेन्द्र। जी। और आप के कैसी हैं? बहुत बढ़िया। आप सबको देख के और अच्छी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत समय बाद मुलाकात हो जी। पा रही है। जी बिल्कुल। टीचर्स जो नए हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दें। आप क्या करते हैं, कौन सी क्लास पढ़ाते हैं? प्रीति राजा जी एपीएस स्कूल से, वो पुराने हैं। सुहानी परमार, आप न्यू है ओल्ड है? ओल्ड है मैम। ओके। आस्था जी, आप पहले थी राइट? प्रिंसी सेन। प्लीज 2 मिनट अनम्यूट कर लीजिए, हम लोग बातचीत करें एक बार, थोड़ा सा कनेक्शन हो जाए फिर शुरू करें। प्रिंसी जी। यस मैम। यस जी। मैम। आपने पहले भी ली है ट्रेनिंग राइट? यस मैम। ओके। आ पुष्पेंद्र साहू, आप न्यू है? अनम्यूट करें। क्लिक करेंगे तो माइक का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। जी मैम, मैं नया नया हूँ मैम। फर्स्ट आप मीटिंग क्या है। पढ़ाते हैं? जी मैं इंग्लिश सब्जेक्ट। सॉरी। इंग्लिश इंग्लिश। ओके। ओके, विच क्लास? 9 10 और आप 8 7। ओके, फाइन। वीवो से एक डिवाइस जुड़ा है, मैं आपका नाम नहीं पढ़ सकती। कोई पहचानते हैं तो प्लीज उनका नाम लीजिए। चंदा। चंदा। चंदा, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ सर, नमस्ते। जी। आप न्यू हैं? नहीं मैम, हम न्यू नहीं है। तो फिर आप प्लीज मैम वो अपने बन। को रीनेम कर लीजिए। जी मैम। ओके, सुरभि जी। सुरभि अस्ति एंड मांडवी ओ, अस्ति, आप पहले थे ना? नमस्ते आप मैम। अनम्यूट है, बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, हम पहले की हैं। ओके। आ अनिष्का जैन, प्लीज अनम्यूट करिए। मैम है क्या रसी देवी? अनिष्का जी। अनिष्का जी, आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आप अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। क्या पढ़ाती हैं आप? संस्कृत। सॉरी। संस्कृत।
ओके, वेरी नाइस। कौन सी क्लास को? 6th 7th 8th। ओके, बढ़िया। आ राकेश पूनम सेन, अहिंसा पब्लिक स्कूल। राकेश जी। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। आप पहले थे? जी मैम। ओके, जी मैम। फाइन। ओके। न्यू में कौन है? प्लीज अपना अनम्यूट करके बोलेंगे। जो टीचर नए आए हैं वो अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दे। अभी जिन्होंने भी हाथ खड़े किए थे ना, हैंड रेस किए थे, वो सभी अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दे प्लीज। टाइम हो रहा है और जल्दी से अपना काम करें प्लीज। मैम मेरा नाम रागनी साई घोष है। मैं न्यू हूँ। ओके। कौन से क्लास को पढ़ाते हैं आप? 3rd 4th और 5th। वेरी गुड। ओके। अस्पेंद्र सिंह, कैमरा ऑन करें, अपना इंट्रोडक्शन दे अगर नए हैं तो। मैम वो यहाँ पे लाइट नहीं है तो कैमरा ऑन तो कर लेंगे, लेकिन मतलब साफ नहीं दिखाई देगा। कोई बात नहीं, कैमरा तो ऑन रहेगा। आप तो आपके आसपास कुछ प्रकाश की जगह, ऐसी जगह बैठे जहाँ हम आपका फेस देख पाए। जिनके वहां पे भी लाइट नहीं है तो इतने उजाले में बैठे कि आप हमें दिख सके। बाकी प्रीतम, सिद्धि, पूनम, जी सुनीता, मैम। अपने कैमरा ऑन करें। जय जय मैम। जय दिखा जिनेन्द्र। नहीं, बस आवाज। नहीं हो रहा मैम। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। आप लोगों की स्कूल शुरू हो गई है, राइट? आप लोग जय चैट बॉक्स का जैन उपयोग कर मैम। सकते हैं। जय जैन मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम सिद्धि जैन है। ओके। मैं 3rd और 4th क्लास की टीचर हूँ, मतलब पढ़ाती हूँ हिंदी सब्जेक्ट। ओके, बढ़िया। आ आज का जो हमारा वेबिनार है, आनंददायी आरंभ, है ना? दोनों तरीके से आपका हमारा भी ये एक शुरुआत हो रही है इस सेशन में पहली बार। ठीक है, मैं चाहती हूँ हमारा इंटरेक्टिव रहे, आप लोग पूछते रहे। मैंने आज का सेशन जो प्लान किया इस तरह से, मैं ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स तक मैं अपनी चीजें आपको बताऊंगी कि कैसे करना चाहिए। उसके बाद मैं चाहूंगी कि आपके क्वेश्चंस आए और हम उस पर डिस्कशन करें। इसमें दो चीजें होती है, इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आपके सारे आंसर दूं, लेकिन दूसरे किसी टीचर के पास अपना एक्सपीरियंस है, अपना कोई सोच है, तो आपको शायद आंसर मिल सकते हैं। इसलिए सबको खुल के बोलना है। अपने क्वेश्चंस आप रेडी रखिएगा तो हम सबके साथ मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। अभी एक जो जनरल मतलब मैं चीजें हैं उनको लेके चलती हूँ, बिकॉज मुझे पता है आप लोग सब अलग अलग क्लासों से आ रहे हैं। कोई केजी से हैं, कोई प्राइमरी, कोई अपर प्राइमरी, कोई सेकेंडरी, राइट? मोस्टली अपर प्राइमरी सेकेंडरी तक मतलब केजी से अपर प्राइमरी तक सारे टीचर्स हैं। तो ये एक एज ऐसी होती है बच्चे की, एवरी 6 मंथ आपको बच्चे में चेंज मिलता है, वेरिएशन मिलते हैं। और ये बच्चे हैं, कोई मशीन या टूल नहीं कि हम ये सोचें कि इस मशीन में 6 नंबर का स्क्रू लगेगा, उस मशीन में 7 नंबर का। बच्चा ऐसा कर रहा है तो ऐसा ही करना है। नो, ऐसा कुछ नहीं। हमको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो आज का मैंने जो प्रोग्राम डिजाइन किया है, हम सबसे पहले बच्चे की नजर से देखेंगे। कोई भी शुरुआत होती है तो बच्चा उस नई शुरुआत में कौन से प्रॉब्लम फेस करता है। हम क्या करते हैं क्लास के अंदर, ये होता है ये बच्चा तो रोता है, वो बच्चा तो ऐसा है, हम लोग उनको एक वो कर देते हैं। बट बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के आप समझेंगे कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। तो एज अ एल्डर आप उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आज की शुरुआत में हम लोग पहले बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि बच्चों के लिए क्या क्या चुनौतियां होती है। सबसे पहली चुनौती हर एक बच्चे के साथ होती है, एकेडमिक चैलेंज, शैक्षणिक चुनौती। वो जिस क्लास में आया है वो क्लास नहीं है उसके लिए, उसका सिलेबस नया है, उसका कोर्स नया है, उसके टीचर्स बदल गए, उसका क्लासरूम बदल गया।
सब कुछ उसके लिए नया है। और यदि उसमें भी स्कूल बदली है तो बहुत बड़ा चैलेंज है। केजी तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। नर्सरी में जो आ रहे बच्चे हो तो पूरा घर छोड़ के स्कूल में आ रहे पहली बार। सो जो चीजें नहीं होती है वहां आके उनको बैठना है, पढ़ना है। यदि केजी सेक्शन को देखें तो बच्चे को स्कूल आना है, एक जगह बैठना है, घर के अंदर वो राजा होता है, छोटा बच्चा होता है, सबका दुलारा होता है। जो कर रहा है जैसे कर रहा है एवरीबडी इज हैप्पी। हमारे घर में बच्चा साल, 1.5 साल, 2 साल का होता है, 2.5 साल का, वो जो करता है सबको पसंद आता है, सब उसको प्यार से बुलाते हैं, सब उसके साथ खेलते हैं। ऑब्वियस है, यस और नो? यस। यू कैन एटलीस्ट थम्स अप, चैट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। तो आप एक सोचिए कि एक बच्चा जो अपने घर के माहौल में रहता है, उस सोच में रहता है, उसके अंदर रहता है, और वो सडनली ऐसी जगह पे आ जाता है जहां पे उसको एक बेंच के ऊपर, एक कुर्सी के ऊपर बिठा दिया जाता है, और जो सामने है, जो उसको टीचर आ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको वही करना है, उसकी कोई चॉइस नहीं है। उसके जैसे और बहुत सारे हैं उसके साथ में। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कोई ध्यान दे रहा है, नहीं दे रहा है, बच्चा बहुत सारी चीजों से गुजरता है। आप खुद अपने आप को एक बार मतलब मेंटल कंडीशन में उसमें रख के देखिए कि घर में बड़े प्यार से हैं, हर कोई बुला रहा है, खिला रहा है, सिर्फ आप खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और कुछ नहीं करना। और सडनली एक जेल की तरह हो जाता है। गए यहाँ बैठे, टीचर सामने बोर्ड पे जो करवाएगी वो करवाना है, वो लिखवाएंगे तो लिखना है, वो खड़े होने को बोलेंगे तो जब बेल बजेगी तब खाना है ना? थोड़ा सा कैदी जैसी जिंदगी हो जाती है। तो वो एक बच्चों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। हम क्या बोल रहे हैं उसको वही सुनना है, हम क्या समझा रहे हैं, हम जैसा बोल रहे हैं वही ध्यान देना है, उसको वहीं पे दिमाग लगाना है। ये उसके लिए बंधन हो जाते, तो ये सबसे बड़ा उसकी चुनौती है। बड़े क्लासेस में देखें, बच्चा पिछली क्लास से आया है, पिछली क्लास में उसके इंग्लिश टीचर उसको बहुत अच्छे लगते थे, हिंदी टीचर से उसका रेपो अच्छा था, मैथ्स की टीचर से 10 बार पूछो वो बता देती थी, है ना? अभी क्लास चेंज हुआ, टीचर बच्चों को नहीं जानती, बच्चे टीचर को ज्यादा नहीं समझते। उनके दिमाग में इंग्लिश टीचर की इमेज कोई और है, अभी जो सामने टीचर आया कोई और है, मैथ्स टीचर की इमेज कुछ और है, जो सामने आया कोई और है। उन उसके बीच में मैच करना, कोर्स भी नया, टीचर भी नया। कैन यू थिंक बच्चे की हालत? आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं मैं जो बोल रही हूँ? यस और नो? यस और नो? आप अनम्यूट होके बोल सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं प्लीज। कोई एक तो आंसर दे दीजिए। मैम एक बार फिर से बताएं। मैं ये बता रही हूँ कि जो बच्चा क्लास में आया है उसके लिए शैक्षणिक चुनौती क्या है। क्लास नया है, पढ़ाई नहीं है। सपोज थर्ड स्टैंडर्ड में आया है, सेकंड स्टैंडर्ड के टीचर्स अलग थे, मैथ्स कोई टीचर पढ़ाते थे, या तो यदि फर्स्ट सेकंड में मदर टीचर का कंसेप्ट था और थर्ड में नहीं है, तो नई क्लास में आए, नए टीचर है, नया माहौल है, बुक्स नई है, कंसेप्ट सारे नए हैं, सब कुछ नया है। वहां बच्चे को नई चीजें सीखना है, उसको अपना दिमाग उसमें लगाना है। तो पहले तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे टीचर के साथ, क्लास के साथ, उसके लिए चुनौती है। हर चीज का नया होना, शैक्षणिक कोर्स के साथ साथ हर चीज उसके लिए नया है, ये उसको कनेक्ट करना। तो उस एकेडमिक में उसको अपने दिमाग में डालना कि मैडम क्या पढ़ा रहे हैं। अब मैंने 5 तक के टेबल सीखे, मैडम से 6 7 8 पता नहीं नया नया क्या है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं साल भर कभी। हर चीज नहीं, थर्ड में आया फ्रैक्शन, नया पॉइंट आया, फ्रैक्शन क्या होता है जिंदगी में कभी सुना ही नहीं। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं बच्चों के लिए नई जगह पे, ठीक है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक और भावात्मक चुनौतियां, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चैलेंजेस। क्या होता है, बच्चे जिस माहौल से आए हैं, जिस जगह पे आए हैं, वहां के तरीके, मतलब नो डाउट स्कूल एक ही है। इवन आप एक टीचर जाती हो, दूसरी टीचर दूसरे पीरियड में आती ना, तो क्लास का माहौल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि टीचर अलग है, उनका सब्जेक्ट अलग है, उनका तरीका अलग है। जब बच्चे के साथ ये होता है, मतलब पूरा साल चेंज होता है, तो उसकी जो साइकोलॉजी है पढ़ने के तरफ, अपना उसका तरीका,
वो सारी चीजें जब चेंज होती है, बच्चा हर एक टीचर से इमोशनली अटैच होता है। किसी टीचर ने एक बार डांट दिया है तो वो चीज हमेशा उसके दिमाग में रहेगी, दूसरी बार पूछने से पहले 2 बार सोचेगा। एक आज का एग्जाम्पल देती हूँ। मैं 7th स्टैंडर्ड में एसएस पढ़ाने के लिए गई, मेरा चैप्टर कुछ अधूरा था। बाय चांस कल ये हुआ था कि हमारे यहाँ रथ यात्रा का कंपटीशन था, रथ वगैरह बनाने का। तो बच्चों ने क्लास बहुत गंदा किया था। जब मैं पहुंची कंपटीशन के बाद तो क्लास बहुत गंदा था। तो मैंने थोड़ा सा उनको डांट दिया और मैं डांट कर आ गई, उनसे कचरा उठवाया, सफाई की और आ गई। अभी आज जब मैं क्लास में गई तो एकदम सन्नाटा। मैंने जब कुछ क्वेश्चन पूछा तो मैंने उनको कुछ वर्क दिया था, मैंने कहा आप करके लाएं। तो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन किसी बच्चे को नहीं आया। तो मैंने उन 2 से 3 से 4 से पूछा तो कोई बोल नहीं रहे। फिर एक बच्चा हिम्मत करके बोला, मैंने कहा क्यों नहीं किया? तो बोले मैडम मुझे समझ नहीं आया था। मैंने कहा अच्छा बताइए कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? ऑलमोस्ट 90% क्लास के हाथ ऊपर थे। देन आई अंडरस्टूड कि जो मेरा कल का बिहेवियर था, क्योंकि उनकी क्लास गंदी थी, मैंने उनको उनसे सफाई करवाई, उनको थोड़ा सा डांटा, उसका इम्पैक्ट मुझे आज अपनी क्लास में देखने को मिला कि नहीं समझ में आ रहा था बच्चों को तो भी किसी ने मतलब पूछने की हिम्मत नहीं की। उनको लगा मैडम आज फिर डांटेंगे। आपका कोई एक एक्शन जो होता है वो कब कितना रिएक्शन देगा, यू कैन नॉट थिंक ऑफ। आई होप आप लोग भी इस चीज को अपनी क्लास से कनेक्ट कर पाते होंगे। आपने कभी किसी चीज के लिए बोल दिया तो दोबारा बच्चे सेम चीज के लिए 5 बार सोचेंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल मतलब चैलेंज है बच्चों के लिए कि किसी टीचर के साथ कैसे कनेक्ट करना। और जब नया साल होता है, टीचर कोशिश भी करे तो बच्चे थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कनेक्ट करने से। ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। बच्चा यदि नया है, नए माहौल में आया है, तो उसके लिए पूरा जो आसपास का वातावरण है, सामाजिक वातावरण, वो नया है। वो सोशल होने से पहले, सोशल होना मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना, बातचीत करना, ये सब में वो होना। बच्चा उसमें थोड़ा सा कतराता है शुरुआत में, किसी से फ्रेंड बनाएंगे नहीं बनेंगे। बाकी बच्चे भी उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसा है। जैसे कोई नया बच्चा आता है तो किसी ने हैंड रेस किया है, Xiaomi Redmi Note 9। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अनम्यूट करें और बताएं। कोई बच्चा बात है तो बताएं, अनम्यूट करें और बताएं। अगर संचालक जी जानते हैं ये कौन है तो प्लीज उन्हें बताएं। उनका वीडियो भी ऑफ हो गया। ठीक। वो शायद गलती से हो सकता है, कई बार हो ओके जाता है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सोशल होना मीन्स क्या होता है? बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब सोशल होना सीखते हैं, घर के अंदर नहीं सीखते हैं। क्योंकि घर में घर वाले हैं, मतलब उनसे एक रिलेशन होता है, सबके साथ एक तरीका होता है। वो बच्चा यदि किसी से ढंग से ना भी बात करे तो घर वाले बड़े हैं, वो समझते हैं बच्चा छोटा है तो वो उसको जाने देंगे। दोबारा मम्मी से कुछ हुआ, मम्मी 10 मिनट, फिर खाने का टाइम हुआ तो मम्मी आवाज दे के बुला लेगी। उसको पता है कि मैंने जो बिहेव किया उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन इस चीज का इम्पैक्ट कब आता है? जब बच्चा स्कूल में आता है। बच्चा स्कूल में आके जब बच्चों के साथ बैठता है, किसी एक के साथ उसका यदि थोड़ा सा किसी बात पे अनबन हो गई कि तुम बैग हटा लो, तुम यहाँ बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, उतनी भी बात सामने वाले पे अफेक्ट करेगी, वो उससे बात नहीं करेगा, उससे दोस्ती नहीं करेगा। मतलब ये चीजें छोटी छोटी होती है, आप और मैं जान भी नहीं पाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ है। तो ये चीजें बच्चे जब आते हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा एक चैलेंज होता है। अभी इकोनॉमिकल चैलेंज कैसे? उसके पास कैसी पेंसिल है, उसके पास में बच्चा बैठा है, उसके पास कैसी पेंसिल और कैसा कंपास, वो जो वेरिएशन होता है दैट मेक्स अ लॉट डिफरेंस बच्चे के लिए। ठीक है। हेल्थ एंड फिजिकल चैलेंजेस हम शायद इतना गौर नहीं करते हैं जितना बच्चे गौर करते हैं। किसी के फिजिक पे कैसा दिख रहा है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, वो दोस्ती करने से पहले बहुत सारी चीजों को मेजर करके फिर उसके बाद करते हैं। तो जो नया बच्चा है उसको प्रॉब्लम फेस होती है इन सारी चीजों में। जब तक वो अपने आप को प्रॉपर सबके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता, उसका कोई फ्रेंड नहीं बनता है। ठीक है। ये बच्चे के, नए बच्चे के चैलेंजेस है।
वो फिर चाहे कोई भी क्लास का हो। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आजकल ये है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत बढ़ गया है। घर में जब होते हैं बच्चे, आप देखेंगे 1.5 साल 2 साल का बच्चा भी खाना खिलाने से पहले मम्मी सामने मोबाइल रख देती है और उसको खाना खिलाई जाती है कि इस बहाने खाना तो खा लेता है, उसको पता ही नहीं वो क्या खा रहा है। तो ये जो बचपन से आदतें और बच्चों की, वेकेशन है बच्चों का स्कूल का, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के है, घर में बैठे हैं, वो टीवी मोबाइल और बहुत सारी स्क्रीन और उसके साथ बिजी है। जब स्कूल में आते हैं तो उन चीजों का इम्पैक्ट, क्योंकि वहां पे इमीडिएटली सारी चीजें विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बहुत कुछ चेंज होता रहता है, बहुत कुछ नया आता रहता है। उनका जो ब्रेन है वो इस तरीके से मतलब डेवलप हो गया है उस तरीके से कि उनको हर कुछ देर में कुछ नया चाहिए, अदरवाइज वो थोड़े से हाइपर हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है। ये टेक्नोलॉजिकल चैलेंज पहले नहीं था, वो आज है। इवन हम बड़ों को भी कभी, आप किसी बड़े को भी बोल दीजिए कि 15 मिनट बिना कुछ किए बैठ जाना है, फोन को हाथ नहीं लगाना है, टीवी बंद रहेगी। आप कभी कभी अपने आप को ये चैलेंज दे के देखना, आप कितनी देर फोन सामने दूर रख दीजिए, उसको नहीं छूना है, टीवी नहीं देखना है, और आप बैठे हैं। जस्ट टेस्ट योर सेल्फ कि आप कितनी देर बैठ सकते हैं। रिंग बज रही है, बजने दीजिए, मैसेज आया है, लेट इट बी, मत देखिए, कितना कर सकते हैं। सो ये चीजें मतलब वो बच्चे को उससे हटके क्लास में आना है, एक ही बोर्ड है, कोई सामने टीचर है, जो भी पढ़ा रहे, जैसे भी हमको उन्हीं को सुनना है उन्हीं को। तो ये भी एक उनके लिए, आज के बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम उनको इतना नहीं समझ सकते, बट उनकी प्रॉब्लम हम को समझनी चाहिए कि ये उनका प्रॉब्लम है। उसके बाद है विभाजन की उत्कंठा, सेपरेशन एंजाइटी, क्योंकि बच्चा, सेपरेशन एंजाइटी हर किसी को होती है, इवन टीचर्स को भी। वेकेशन के बाद पहले दिन स्कूल जाना हो ना, तो रात को टेंशन होता है यार कल स्कूल जाना है। यस और नो? सही है। सबको सही होती कह है। रही हैं। जी, जी। थैंक यू। सबको होती है, और बच्चों को तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वेकेशन टाइम है या वो स्कूल नहीं गए, तब तक वो फ्री हैं, अपनी मर्जी से रहते हैं, खाना पीना खेलना टीवी देखना जो करना है, उनको कोई बंदिश नहीं है। लेकिन जैसे ही स्कूल में आए, बहुत सारी बंदिश है। घर के अंदर पैर लंबे करके बैठ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं, 2-5 मिनट में खड़े होके घूम सकते हैं, है ना? तो उनकी मम्मी ने बुलाया, थोड़ी देर हो गई, बच्चों को ना आदत होती है मम्मी पापा को बार बार टच करने की, एक मतलब वो फिजिकल अटैचमेंट मतलब चाहिए उनको, टच चाहिए थोड़ी सी देर बाद, हर बच्चे को चाहिए। ड्यूरिंग वेकेशन वो इजीली अवेलेबल होता है, कभी पापा की गोद में बैठे, कभी दादी की गोद में बैठे, कभी मम्मी को पकड़ के घूम रहे हैं। वो चीजें स्कूल आते हैं सब कुछ बंद हो जाता है, उनकी आजादी खत्म हो जाती है, उनको जो पर्सनल टच मिलता है, उनको जो सोफा का आराम मिलता है, लकड़ी की बेंच है उसमें बिल्कुल सीधे बैठना है, इधर उधर हुए तो टीचर डांटती है। तो मम्मी अच्छी है घर पे, मम्मी शांति से सिर पे हाथ मिला के बैठाती है, यहाँ तो टीचर ने डांट के बिठा दिया है। ये डिफरेंस है, ये बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं जितनी भी बातें कर रही हूँ सारी बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो क्या क्या चीजें फेस करता है। ठीक है, अभी यदि आप इस चीज को समझ पाएंगे तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है ये आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद है ध्यान अवधि और एकाग्रता। बच्चे का जो अटेंशन स्पान है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत कम है। वो किसी एक चीज पे बहुत कम सेकंड के लिए रुक सकता है, उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, इवन आपकी और मेरी भी कैपेसिटी, पिक्चर यदि मतलब जैसे अभी वो कौन सी एक पिक्चर आई थी, वो 4 घंटे की पिक्चर थी, तो लोग अवॉइड करते थे कि इतनी लंबी पिक्चर कौन देखे, 4 घंटे थिएटर में कौन बैठेगा। ये लोगों के व्यू थे, क्यों नहीं देखने जा रहे हैं, उनको देखना है डाउनलोड करके घर में बैठ के देखेंगे सोफे में, देन फाइन, अदरवाइज विल नॉट गो। तो अटेंशन स्पान जो होता है वो कम होता है, दूसरी चीजें चाहिए उसके साथ। तो बच्चों का फोकस पूरा नहीं होता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं कि टीचर क्या करा रही। एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई, एक चल रहा है, दूसरा ये निकालो वो रखो, वो निकालो वो रखो, ये करो वो करो। उनको कहीं भी स्पेस नहीं मिलती अपने लिए, जहां उनको बोला है वहीं देखना है, जो बोल रहे हैं वही सुनना है, उनकी अपनी मर्जी। उनको अभी कुछ हो गया, उनको किसी से कुछ बात करनी है, उनको तुरंत डांट पड़ रही है, तो वो प्रॉपर अटेंशन क्लास के अंदर नहीं दे पाते हैं, उनका फोकस नहीं होता, और वेकेशन के बाद तो बहुत कम हो जाता है।
लैंग्वेज डेवलपमेंट चैलेंजेस, भाषा विकास संबंधी चुनौतियां केजी सेक्शन में ये ज्यादा आती है। और यदि वहां पे बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वो बच्चा आगे जाके भी ये प्रॉब्लम फेस करता है। एक उम्र होती है किसी भी भाषा को सीखने की। आप, आई डोंट नो वेदर आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं। मैं गुजरात में रहती हूँ, अहमदाबाद में। यहाँ पे बहुत सारे जगह के लोग आके रहते हैं। मतलब हमारे एक एक बिल्डिंग में आपको हर तरह की हर लैंग्वेज वाले लोग मिल जाएंगे। एक चीज मेरा ऑब्जर्वेशन है, मदर फादर को गुजराती नहीं आती लेकिन बच्चा 6 महीने में 4 महीने में गुजराती बोलना सीख जाता है। वो बाहर बच्चों के साथ खेलता है, वो इतनी गुजराती बोलना सीख जाता है जितना उसको बच्चों से काम पड़ता है, वो अपना काम निकाल लेता है। लेकिन मदर फादर को साल साल भर हो जाता है, वो गिने चुने सेंटेंस ही बोल पाते हैं, रट के वो ज्यादा नहीं बोल सकते। तो जो बच्चे होते हैं उन उस वक्त जो मतलब एबिलिटी होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने की, वो सबसे ज्यादा होती है। आप 6 साल 7 साल तक कोई भी लैंग्वेज सिखाना चाहे ना, आप उसको इंट्रोड्यूस कर दिए वो सीख जाएंगे। लेकिन उससे बड़े होंगे तब किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्योंकि एक लैंग्वेज उसका ग्रामेटिकल पूरा फॉर्मेट आपके दिमाग में बन जाता है। देन दूसरा फॉर्मेट सीखना है तो जब दिमाग बड़ा है तो टाइम लगेगा, लेकिन ये बच्चा छोटा है तो बहुत जल्दी ग्रास्प करता है। तो यदि बच्चे की लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, देन ही विल फेस प्रॉब्लम इन द क्लास। दूसरा, एक मतलब ये होता है कि घर में जो बातचीत होती है जो छोटे बच्चों के साथ, या ऐसे पेरेंट्स कोड लैंग्वेज में बात करते हैं। कोड लैंग्वेज मतलब उसको क्या चाहिए तो पानी को मम बोलेगा, मम्मी समझती है मम मतलब क्या, कि उसको पानी चाहिए। लेकिन टीचर को नहीं पता है, वो उस बच्चे की लैंग्वेज है। टीचर पानी वाटर में आई ड्रिंक वाटर पूछेंगे तो टीचर समझ पाएगी, वो बच्चा कुछ भी बोलेगा तो टीचर नहीं। तो ये इस तरह की बहुत सारी कोड लैंग्वेज होती है जिसमें बच्चों की अपनी लैंग्वेज मतलब जो कॉमन लैंग्वेज है वो डेवलप नहीं हुई होती है छोटे क्लास। तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। So, उसके बाद है विद्यालय वातावरण, स्कूल का एटमॉस्फेयर। आप डिफाइन नहीं कर सकते कि बच्चे के लिए कौन सा अच्छा एटमॉस्फेयर है, वो बच्चा खुद ही डिसाइड करेगा। हर एक के लिए अपनी चॉइस होती है। नया बच्चा स्कूल में आया है, वो चाहे 6 7 क्लास में भी हो, उसको एडजस्ट होते होते 15 दिन महीना भर निकल जाता है। स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, वो पुरानी स्कूल में कैसा था, वो बेसिकली उससे कंपेयर करेगा। नए स्कूल में आते आते उसको बहुत सारा टाइम लग जाता है। ठीक है। देन मोटर स्किल डेवलपमेंट। मोटर स्किल, कितने लोगों को पता है मोटर स्किल्स कौन सी होती है और क्या होती है? जिन्होंने पहले किए वेबिनार उनको पता है मोटर स्किल्स क्या होती है और कितनी होती है। कोई बताएगा? किसी को तो याद होगा। डोंट टेल मी, मैं इतनी बुरी टीचर भी नहीं हूँ। नहीं। सब भूल गए। अभी मोबाइल पे लेके बैठे चाहे वो मतलब गूगल भी नहीं कर सकते। नहीं आता है तो ना बोल दीजिए कि नहीं आता, एटलीस्ट जवाब दीजिए मुझे। नो 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 भाई, आप लोग चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, आप लोग टाइप करके भी मैसेज डाल सकते हैं, आई कैन रीड हियर। चलिए मैं बताती हूँ। मोटर स्किल दो तरह की होती है, एक होती है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल मतलब जिसमें फिंगर्स का यूज किया जाता है, बच्चे आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे लिखना है, कोई चीज रखना है, कुछ चीज पिरोना है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है ना, क्ले से करना है। सो ये सारे फाइन मोटर स्किल है जिसमें छोटी छोटी चीजें छोटे छोटे काम होते हैं। ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल होता है दूसरा, जिसमें दोनों लिम्स, चारों लिम्स का यूज होता है, हाथ पैर धड़ का यूज होता है ना, चलना दौड़ना फिरना कूदना बैठना, ये सारे ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं। यदि बच्चे के मोटर स्किल में कोई प्रॉब्लम है, वो फिजिकली प्रॉपर नहीं है, देन ही विल फेस प्रॉब्लम। जिसका फाइन मोटर स्किल अच्छा नहीं होता है उनकी हैंडराइटिंग अच्छे नहीं होंगे। दिमाग से कितना भी सोचे लेकिन वो वैसा नहीं लिख सकते जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं। एग्जैक्टली वो हाथ जहां जा रहा है क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। ठीक है। तो ये होता है मोटर स्किल। तो जिनके फाइन मोटर स्किल प्रॉपर नहीं होगी, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी,
वो सीधा बैठ नहीं पाएगा, उसका पैर निकल रहा है उसको नहीं पता होता है, वो टेढ़ा बैठा है उसको नहीं पता होता है, उसके दिमाग तक ये मैसेज ही नहीं पहुंचता है कि वो टेढ़ा है, क्योंकि उसका कंट्रोल इतना नहीं है, वो इतना अवेयर नहीं है अपने बॉडी के बारे में, उसकी ग्रॉस मोटर स्किल इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम फेस करता है क्लास के अंदर कि वो सीधा नहीं बैठ रहा है, टीचर डांट रही है, वो अच्छे से नहीं लिख रहा है, उसको डांट पड़ रही है। बिहेवियरल चैलेंजेस, बच्चा किस तरह से व्यवहार करता है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि उसको कैसा सामने से व्यवहार मिलेगा। अभी वो क्या व्यवहार करता है, घर में कोई भी व्यवहार चलता है, लेकिन जब स्कूल में आता है तब वो उसने यदि जरा सा भी इधर उधर किया, पहले तो शुरुआत में वो रोता है, तो पहले दिन रोया, दूसरे दिन रोया, ठीक है, क्योंकि वो उस वातावरण में आया, वहां के रोया, पूरे टाइम रो के फिर घर चला गया, दूसरे दिन आया तो उसके दिमाग में तो उस क्लास के साथ रोना अटैच हो गया है, उसके दिमाग में वही रहता है। अभी वो जब आके रोज रोता है, टीचर के दिमाग में भी ये तो रोने वाला बच्चा है, ये एक बिहेवियर का वो एक उस पे आ जाता है। तो दोनों तरफ से ये इश्यू होता है, टीचर भी उसके बारे में ऐसे ही सोचती है, वो भी इस माहौल के बारे में वैसे ही सोचता है, और उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आ पाता है। अभी यहाँ टीचर को समझना है, नो डाउट सारे बच्चे शुरुआत में थोड़ा बहुत होता है, और रोने की भी हर एक की एक लिमिट होती है, 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद बच्चा थक के चुप हो जाता है। हार्डली कोई होगा ऐसा कि जो सारा दिन रोया करता होगा। केजी के दी टीचर से मैं पूछना चाहूंगी, आपने कोई ऐसे बच्चे देखे जो आए तब से जाने तक रो रहे हैं? डिड यू फाइंड एनी चाइल्ड? यस और नो? प्लीज आंसर करिए। अनम्यूट करके आंसर दें। यस या नो तो बोल सकते हैं। चैट से दे रहे हैं। जो पुराने टीचर हैं वो तो फटाक से आंसर दे सकते हैं। आपने आकांक्षा जी ने यस लिख रहे हैं, सुनीता जैन जी यस लिख रहे हैं, आपने देखे ऐसे बच्चे जो कंटिन्यूअस रोते हैं? ओके। एक मतलब एक 3 या 3.5 घंटे की बोलना स्कूल। बोलना ज्यादा आसान लगता है आप लोगों को, लिखना ज्यादा आसान लगता है? मैम आपसे पूछ रहे हैं तो आपको आंसर देना चाहिए। माइक खोल के आप बोल सकते हैं, माइक पर उंगली रखिए, माइक चालू करिए और बोल दीजिए 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस। सभी टीचर कुछ ना कुछ बोलें, जरूर पार्टिसिपेट करें। जैसे बोलो भाई। बच्चों से अपन आशा रखते हैं बोलने के लिए, ऐसी मैम आप लोगों की बोलने की आशा रख रही हैं। जी आप जो बिल्कुल। थैंक यू रश्मि जी। हाँ सही है। सभी टीचर पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी बात रखेंगे, मैम जो भी पूछते हैं आपको आंसर देना जरूरी है सभी को। कोई एक दूसरे को ऐसा ना सोचे कि ये देंगे ये देंगे, हम देंगे, हमें आंसर देना है। जी मैम। चलिए, अभी क्या है, नए नए सब टीचर्स हैं तो उनको थोड़ा संकोच हो रहा है मेरे ख्याल से। देखिए, हम फ्रीली बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को संकोच होना चाहिए। और आपके एक और बात बताना चाहूंगी, मैं बच्चों से बोलती हूँ कि हद से हद क्या होगा, सबको ये डर होता है कि यदि हमने कुछ गलत बोला तो लोग क्या सोचेंगे। हाउ डज इट मेक डिफरेंस फॉर यू, कोई क्या सोचेगा? आप नहीं बोलेंगे तो भी वो सोचने वाले, आप बोलेंगे तो भी वो सोचने वाले, सोचना उनका काम है, आपका नहीं है। म्यूट हुई, अब बोलो। मैम देखा है हमने कुछ बच्चों को ऐसे, जी। बट उनको खेल खेल में लगा लो या कुछ एक्टिविटी में लगा लो तो वो जी। अपना वो हो जाते हैं, इतना नहीं रोते फिर। जी बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल सही है, रोने की उनकी कुछ लिमिट होती है, थोड़ी देर तक हाँ रोएंगे उसके बाद नहीं रोएंगे, वो हाँ। चेंज हो जाएंगे। ठीक है।
हम जो बच्चों के प्रॉब्लम, बिहेवियर के प्रॉब्लम, एक तो उनका रोना, अभी कुछ को जैसे आपने बताया कि उनको खेल में लगा लिया, वो खेल में लग गए, फिर थोड़ा उनका रोना कम हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जब वो रो रहे हैं तब उनके टेंट्रम बड़े होते हैं, पैर पटक के रोएंगे, चीजें फेंक के रोएंगे, टीचर यदि बुला रही है तो उसके अपोज में जाएंगे, जो इस दिशा में बुलाएंगे तो उधर जाएंगे, बैठने को बोलेंगे तो खड़े हो जाएंगे। ये उनके व्यवहार है। अभी ये व्यवहार किस पे डिपेंड करता है? जैसे वीडियो बंद हो जाती है। ये व्यवहार डिपेंड चालू। चंदा जी आप अनम्यूट कर लें। जी। ये व्यवहार डिपेंड करता है कि बच्चा घर में किस तरह से रहा है। बच्चा जब रोता है, नाटक करता है, एक्चुअली घर में जब 6 महीने साल भर का बच्चा होता है, थोड़ी बहुत बातें समझने लगता है, वहां पे पेरेंट्स यदि उसको प्रॉपरली ट्रीट करते हैं तो बच्चे के व्यवहार में चेंजेस है। आपको उनके व्यवहार वहीं दिख जाएंगे, पेरेंट्स ने कितना ट्रेन किया है वो आपको, जब बच्चा रो रहा है और आप उसको समझा रहे हैं उस बीच में आपको पता चल जाएगा। आप उनके पेरेंट को भी मेजर कर सकते हैं कि वो बच्चा किस तरह से व्यवहार करता है। मैं एक एग्जांपल दूंगी। एक नर्सरी का बच्चा था, मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, अब तो शायद वो काफी बड़ा हो गया होगा बच्चा। उसको बहुत रोना आता था। आई वॉज हेड ऑफ द प्री प्राइमरी। शुरुआत में नर्सरी का क्लास मैं ही देखती थी, जब तक बच्चे सेटल नहीं हो जाते आई यूज टू टेक हैंड द क्लास विथ मी। तो वो बच्चा, और मेरी एक आदत थी कि मैं हमेशा बच्चों को वेलकम करने के लिए, वो आते तब उसके पहले गेट पे उनको मिलती थी, और बड़ी स्माइल के साथ, बच्चा रो रहा है कुछ कर रहा है तो उसकी मम्मी को 5 मिनट खड़ा रख के प्यार से, वो जब तक मेरी गोद में ना आ जाए मैं उसको पूरा वो करके देन उसको अंदर लेके, फिर मैं यदि बोलूं उसके बाद फिर आया ले जाती है उनको अंदर, इस तरीके से। तो बच्चों को एक मेरी गुड मॉर्निंग की भी आदत थी। तो एक मतलब एक कोई चीज आपकी ऐसी होनी चाहिए, लिटरली मैं, मतलब उसके मेरा ऐसा होता था कि वो नर्सरी का टाइम होता, उससे पहले मेरा पीरियड 11th 12th स्टैंडर्ड में होता था। तो वो 5 मिनट, मतलब 9:05 को मेरा पीरियड खत्म हुआ, 9 बजे का बच्चों का टाइम होता था। तो मैं यदि 9:05 को अपना क्लास खत्म करके जिस दिन नीचे आ रही हूँ, तो बच्चे गेट पे खड़े रहेंगे, पापा को मम्मी को बोलेंगे आप यहाँ खड़े रहो, जब तक मीनाक्षी मैम नहीं आएंगे हम अंदर नहीं जाएंगे। और जब भी मैं ऐसे सीढ़ियों से आती उनको देखते से मैं वहां से गुड मॉर्निंग करती, वहीं से वो अपने पेरेंट्स को धक्का मार के मेरे पास सीधे। तो एक बच्चों को एक अटेंशन होता है, एक आदत, मतलब एक चीज उनको मिल जानी चाहिए, उनको एक अट्रैक्शन मिलना चाहिए, उनको एक अपनापन मिलना चाहिए, एक लगाव मिलना चाहिए। वहां पे यदि वो चीजें मिलेगी ना तो उनका बिहेवियर में चेंज, जो घर में बिहेवियर था उसको आप कैसे चेंज करेंगे, डेफिनेटली यू कैन डू। इवन मेरे हमारे जो डायरेक्टर सर थे, एक बार टीचर्स की मीटिंग के बीच में बोलते, अच्छा इस स्कूल में सबसे बेस्ट गुड मॉर्निंग कौन बोलता है? मैंने तो कभी इस चीज पे ध्यान भी नहीं दिया था, मैं सीधे बच्चों को देख के मेरा वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता था। तो देन दूसरे टीचर बोलते, मैडम सर पिनाक्षी मैम का गुड मॉर्निंग तीसरे मंजिल तक सुनाई देता है और उसके बाद बच्चों का गुड मॉर्निंग पूरा स्कूल में गूंजता है। जैसे आप बोलेंगे वैसे बच्चे आपके सामने आएंगे। तो बिहेवियर चेंज करना है, उनकी प्रॉब्लम होती है बिहेवियर की, वो घर में से कैसे सीख के आए, आपको उनको आइडेंटिफाई करके आपको उनको करना है। माता पिता की भागीदारी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों के ऊपर असर क्या करता है, पेरेंट उनको कैसे हैंडल करते हैं, उनकी कौन सी चीजों में हेल्प करते हैं, कौन सी चीजों में नहीं करते हैं, बच्चा कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अभी सपोज 6-7 का बच्चा है, नई स्कूल में आया है, उसको शायद क्लास में नहीं समझ में आया, वो नहीं हुआ, घर जाके उसने यदि पेरेंट्स से कंप्लेन किया, पेरेंट्स वर्किंग है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अरे तुम्हारे मैडम ने जो करा है कर लो हम नहीं देंगे। अभी वो चीज, वो जो इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला पेरेंट्स का, उसका इफेक्ट बच्चे के क्लास में दिखेगा। आपकी गलती नहीं है, लेकिन उस वो बच्चा अपने साथ में लेके आता है। तो ये बच्चे की बहुत सारी चीजें हैं जो अपने साथ अपने दिमाग में लेके चलता है। एंड एज अ टीचर आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपको ढूंढना है, आपको पता लगाना है कि ये चीजें हो सकती है। मैंने काफी सारे पॉइंट थे, मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किए, और डिस्कस करने का एक ही रीजन है कि आप लोग समझें कि वो बच्चा क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। यदि आप किसी चीज में थोड़ा डेप्थ में सोचेंगे तो आपको प्रॉब्लम के रूट कॉज मिल जाएंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अभी बच्चे को समझ लिया आपने, अभी आपकी भूमिका आती है कि आप क्या करें। सबसे पहला, बच्चों के अनुकूल माहौल बनाना। हम जब क्लास में जाते हैं, यू नेवर मेक कि क्लास मतलब बच्चा को
ऐसा फील करे कि पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं किसकी क्लास है। आपको देख के बच्चे के चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, और आपके पीरियड के पहले बच्चे को पता होना चाहिए आज इनका पीरियड है तो मुझे स्कूल जाना है, या इस पीरियड मतलब इंतजार होना चाहिए आपके पीरियड का। और आप ये कैसे कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें आपके पास करने के लिए। स्टोरी टेलिंग बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं इवन एसएस पढ़ाते हुए, 6 7 को पढ़ाते हुए भी बीच में कहीं से स्टोरी ले आती हूँ। अभी मतलब क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, मेरे साथ एक को टीचर है जो लिखवाने वगैरह का काम करते हैं। तो ऐसे ही 7th स्टैंडर्ड में एसएस में आ रहा था कि जो पंच, मतलब वो गांव के अंदर जो, क्या बोलते हैं इसको, पंच होते हैं जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वो क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन चल रहा था। तो ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं, तो उस वो सिस्टम प्रधान या मुगल सरपंच। काल जी, मतलब जो वो सिस्टम है वो मुगल काल से भी पहले से है हमारे यहाँ पे इंडिया में। और मुगलों ने भी उस सिस्टम को एज इट इज अपनाया था। और इवन हमारी आज की गवर्नमेंट ने भी इसको एज इट इज अपनाया है। गांवों के अंदर अभी भी ग्राम पंचायत होती है और उसके थ्रू काम होते हैं बहुत सारे। तो अभी ये पंच क्या होते हैं और वो किस तरह से बिहेव करते हैं तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने टीचर को टास्क दिया कि लाइब्रेरी से मैंने खुद जाके मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की किताब लेके आई, उसमें एक पंच परमेश्वर। आप में से कितने लोगों ने सुनी है कहानी या पढ़ी है पंच परमेश्वर? जी पढ़ी है। पढ़ी है मैम। वेरी गुड। आपने पढ़ी, बहुत साल पहले पढ़ी होगी, हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते अपने पढ़ाई के साथ। अब बच्चों को ये मतलब हमको उसमें कोर्स में नहीं आती है, कुछ एक कहानियां आती है, ईदगाह वगैरह आती है, बाकी कहानियां नहीं आती है। तो मैंने वो टीचर को किताब ला के दी। मैंने कहा जब मुझे आने में लेट होता है या मैं नहीं आ पा रही हूँ या आपके पास टाइम है, आप ये कहानी पढ़ के बच्चों को सुनाइए ताकि उनको समझ में आए कि हमारा जो बेसिक सिस्टम है जो सालों से चल रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट और कैसे काम करता है और क्यों ये इतने सालों से चल रहा है। लिटरली आज भी मैं क्लास में गई तो टीचर बोलती मैडम सिर्फ 2 पेज बाकी है, आप पढ़ा लो, मैं अभी नेक्स्ट उसमें कंप्लीट कर लूंगी। तो एक कहानी नो डाउट 3 4 दिन चली, पर बच्चों को इंटरेस्ट आया। और वो भी मतलब मैं नहीं और दूसरे टीचर आ रहे हैं तो भी मैं क्या बता रही हूँ उनको वो कहानी उनके साथ चल रही है। तो बच्चों के साथ ऐसा क्रिएट करिए कि उनको इंटरेस्ट आए। अदरवाइज ऐसे सब्जेक्ट लिटरली इतना बोरिंग, यदि पढ़ाने वाला अच्छा नहीं हो तो ऐसे सब्जेक्ट मोस्टली बहुत सारे को दिमाग में होगा कि बोरिंग सब्जेक्ट है, जनरली होता है। लेकिन मेरी क्लास कभी बोर नहीं होती है। आई ट्राई कि मैं उनको कैसे नया दूं। तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो भी अपनी क्लास के अंदर, आप कैसे उसको बच्चों को इन्वॉल्व करें, कैसा माहौल बनाएं कि बच्चे फ्री फील करें। सेम वही चीज इसमें है कि पढ़ाने के नए तरीके का उपयोग करना। आप नया तरीका ढूंढिए। हमेशा एक तरीके से पढ़ाने से, एक चीज को एक तरीके से पढ़ाने से कुछ नया एक्सपेरिमेंट करिए। जब भी आपकी क्लास शुरू होती है, आप क्लास में जाके सबसे पहले क्या करते हैं? एज अ टीचर एक जनरल क्वेश्चन है, आप क्लास में एंटर हुए, आप क्या करते हैं सबसे पहले? एक सेंटेंस में जवाब दीजिए। चलिए प्रिंसी जी आप बताइए। बोलिए। मैम सबसे पहले वो क्लास के अंदर जाते हैं तो बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर एज अ टीचर आप तो अपना क्लास शुरू कैसे करते हैं? क्लास तो मैम जैसे ही अंदर जाते हैं तो बच्चे प्रणाम करते हैं, खुश होते हैं और फिर अपन पढ़ाते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। पढ़ाते मतलब मैं वही बोल रही हूँ, इसी चीज को चेंज करना है। आप जब क्लास में जाते हैं ना, अच्छा आप में से तोतो चान कितने लोगों ने पढ़ी है? याद है तोतो चान? हैंड रेस करी, कितने लोगों ने पढ़ी है तोतो चान? ये हमारा लास्ट टाइम का टास्क था। किसी को याद है तोतो चान पढ़ी है ऐसा?
लास्ट ईयर जितने लोगों ने ज्वाइन किया था उनको मैंने एक किताब पढ़ने को दी थी, पीडीएफ शेयर की थी, तो चान याद है? याद है, यस और नो? यस मैम। पढ़ी थी। उसके अंदर एक चीज थी, वो जो स्कूल था उस स्कूल के अंदर बोर्ड के ऊपर साइड में लिखा जाता था कि आज कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। आज मैथ्स पढ़ेंगे, आज साइंस पढ़ेंगे और आज क्राफ्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चों को चॉइस दी जाती थी कि पहले क्या करना है। देखिए, आपके क्लास कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं भी बहुत बार अपनी क्लास में ऐसे करती हूँ। मुझे पता है मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे क्वेश्चन आंसर भी लिखवाना है। मैं बच्चों को चॉइस देती हूँ, अच्छा चलो आज पहले ये एक्सप्लेन कर लें या क्वेश्चन आंसर लिखना है। उनको लगता है, वो कनेक्ट फील करते हैं कि हाँ, हमने डिसीजन लिया है कि हमको क्या करना है। मदर टीचर के पास तो बहुत अच्छा चांस होता है। जो मदर टीचर है सारा दिन क्लास में रहने वाले हैं, शी कैन डिसाइड, वो बोर्ड पे लिख दे कि आज हमको मैथ्स करना है, आज हमको इंग्लिश करना है, आज हमको ड्राइंग करना है, बोलो बच्चों पहले क्या करेंगे। आई बैठ कि 1 घंटे का क्लास बच्चे आधे घंटे में काम खत्म करके दे देंगे, क्योंकि उनको चॉइस मिली है और वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। यदि आप अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं उसके पहले थोड़ा सा बच्चों से इंटरेक्शन कर लें, थोड़ी सी बातचीत कर लें, थोड़ा सा कनेक्ट कर लें, तो आपकी क्लास के लिए वो बहुत इजी हो जाएगा, बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं हमेशा जाती हूँ, अच्छा आज हम ये पढ़ेंगे, मैं डिस्कस करती हूँ पहले, और उसके बाद ये पढ़ेंगे के बाद उसके बारे में मेरा हमेशा कोई ना कोई एक क्वेश्चन होता है बच्चों से। वो और डू दे नो, वो कितना जानते हैं क्योंकि मैं जो पढ़ाने वाली हूँ उससे रिलेटेड कुछ भी यदि होता है, या मैंने पिछली क्लास में कोई ना कोई क्वेश्चन दिया होता है बच्चों को बियॉन्ड बुक, टॉपिक से रिलेटेड कोई और चीज जो बुक में नहीं है, बच्चे को खुद करना है। और हमारी जो एनईपी है वो भी इसी पे काम कर रही है कि बच्चों को जितना हो सके वो अपनी रियल लाइफ में अपने नॉलेज को यूज कर सके और उस हिसाब से सोच सके। तो हमेशा जब भी आप क्लास छोड़ के जाते हैं, कल हम ऐसा करेंगे, आप आज बोल के जाइए, और आज आपने यदि कोई बात बताई तो कल उनसे पूछिए कि कल क्या किया था। जब भी क्लास शुरू करते हैं तो कुछ कनेक्ट करिए, हमेशा जाके सीधा बोर्ड पे टॉपिक लिखा, आज ये पढ़ने वाला है, चलो नोटबुक निकालो लिखना शुरू करो। डोंट डू दैट। बच्चों को फील होना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं। तो इनोवेटिव तरीके, टीचिंग मेथड आपके होने चाहिए, आप किस तरीके से करेंगे। यदि आप कोई सब्जेक्ट ऐसा पढ़ा रहे जिसमें, मैं 6 स्टैंडर्ड को भी पढ़ा रही हूँ, उनका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेसन खत्म हुआ। व्हाट वी डिड, मैंने उससे मार्कर लेके मैंने लैटिट्यूड्स बनाई, दूसरे बॉल पे लॉन्गिट्यूड्स बनाए और उनको दिखाए, एंड उनको होमवर्क दिया दूसरे दिन, आप घर से आप करके लाना। हार्डली मुझे 5 मिनट लगे क्लास में बैठ के करने में उनके सामने, बट क्योंकि मैं उनके सामने बैठ के कर रही थी, उनका पूरा अटेंशन था कि मैडम क्या कर रहे हैं देख के। दूसरे दिन ज्यादा बड़े बॉल पे ज्यादा अच्छे से बच्चे करके लाए, कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया। तो क्लास में हमेशा कुछ नया, कुछ इनोवेटिव हर चीज के लिए होता है, हर सब्जेक्ट के लिए होता है। तो ये आपको सोचना है कि आप क्या करेंगे। देन बच्चों के सीखने में आने वाली परेशानियां पहचानना है। एडीएचडी, कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है? कोई मुझे इसका फुल फॉर्म बता सकता है? एडीएचडी। नो मैम, नहीं सुना, ध्यान नहीं आ रहा। सुना भी होगा तो। और किसी को, किसी के दिमाग में है ये वर्ड? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, जिसमें बच्चे अटेंशन एक जगह पे नहीं लगा सकते। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी मतलब उनके दिमाग में इतने सारे फितूर आते रहते हैं कि उनका बॉडी कंट्रोल में ही नहीं रहता है, वो एक जगह सीधे ही नहीं बैठ सकते हैं। और बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम, एडीएचडी आजकल बच्चों में नॉर्मल होने लगा है। पहले एडीएचडी मतलब आपकी 60 की क्लास है, या मतलब स्कूल में हार्डली 2-3 बच्चों को होता था, अब हर एक क्लास में 8 से 10 बच्चे एडीएचडी वाले मिलते हैं। इतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया एडीएचडी का। आई रिक्वेस्ट यदि जिसको इंटरेस्ट है थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करिएगा।
अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है ये। बच्चे एक जगह किसी जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते और उनके बॉडी उनके कंट्रोल में नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी फ्लो होती है, उनके दिमाग में इतने सारे विचार आते हैं कि उनके उसमें बह के वो लोग ठीक नहीं बैठ पाते हैं। तो इन बच्चों को किसी भी चीज को सीखने में टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि उनका अटेंशन है ही नहीं, उस ध्यान उस जगह है ही नहीं कि मैडम क्या करवा रही है। आज कोई आधी चीज सीखी, दोबारा वही चीज फिर से करवाएंगे 3 बार 4 बार में, तब वो चीज शायद आधी पौनी उनको समझ में आएगी, पूरा तो शायद उनको समझ नहीं आता है। और यदि किसी चीज में पूरा समझ आ गया तो वो उसी को रिपीट करते रहते हैं, वो दूसरा कुछ नहीं जाएंगे आगे। उसके बाद एक होता है ऑटिज्म। ऑटिज्म ये बीमारी होती है जहां पे बच्चा सोशल नहीं हो पाता है या किसी नए पर्सन के सामने बोल नहीं सकता है, खुल नहीं सकता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत नॉर्मल हो गई है बच्चों में। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये बच्चा कहीं ऐसे किसी कोई सिम्टम तो नहीं दिखा रहा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, और यदि उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हैंडल करना। एडीएचडी वाले बच्चे को आपको इतना पहले थका देना पड़ेगा कि वो शांति से बैठ जाए। उसको पहले खड़ा कर दो, 2 4 क्वेश्चन दे दो, उसको बोर्ड साफ करने को बोल दो, उसको बुक्स उठाने को बोल दो। फिजिकली भी थोड़ा सा वो हो जाएगा, थोड़ा सा मेंटली भी उसमें हो जाएगा, फिर वो शांत बैठेगा। आपको यदि पहचानते हो कि इस बच्चे को कैसे शांत करना है तो आप हैंडल कर सकते हो। आपको बच्चों की प्रॉब्लम पता होना चाहिए, किसका फाइन मोटर स्किल गलत है, कौन लिखने में स्लो है। अभी वो लिखने में स्लो है तो पेरेंट्स को बुला के डिस्कस करिए कि इसकी फास्ट राइटिंग कैसे करवाना। जो लिखने में स्लो है बच्चा, वो क्यों स्लो लिख रहा है, क्योंकि वो एक एक लेटर देख रहा है फिर कॉपी कर रहा है ना। जैसे BAT, तो वो बी देखेगा फिर बी लिखेगा, देन ए देखेगा, और यदि वो नीचे से ऊपर देखते हुए उसकी दूसरे वर्ड पे नजर चली गई, फिर उसको वापस ढूंढना है कि मैं कौन सा वर्ड लिख रहा था। देन अगेन ही विल राइट ए, देन फिर देखेगा, फिर टी देखा। दिस मेक्स देम स्लो राइटर। ये चीजें उनको स्लो राइटर बनाती है। तो आपका ऑब्जर्वेशन डिसाइड करेगा कि वो बच्चा क्या प्रॉब्लम में है और उसको कैसे हेल्प करना, वो कहाँ का। तो ये एज अ टीचर आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, हर बच्चे के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उनकी परेशानियों को समझना पड़ेगा। आ, निपुण भारत, कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? व्हाट इज निपुण भारत? मेरा टाइम ज्यादा मैंने ले लिया, बट आई विल फिनिश दिस। निपुण भारत नहीं पता? से नो। अच्छा। खुल के ना बोलिए, नहीं पता तो से नो। नो मैम। ओके, मैं बताती हूँ। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जो NEP है हमारी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसका ये है निपुण। निपुण मतलब अप टू 3rd स्टैंडर्ड बच्चा लैंग्वेज को पढ़ सके, जो पढ़ा है उसने उसको समझ सके, अपनी बात को सेंटेंस में लिख सके। और न्यूमरेसी मतलब नंबर, बेसिक नंबर पहचानना, प्लस करना, माइनस करना, उसको वर्ड्स में लिखना। इतनी चीजें कम से कम उस बच्चे को आ जानी चाहिए अप टू 3rd स्टैंडर्ड। अभी एक बात समझिए, ये किसी का कोर्स के ऊपर नहीं बोल रहे हैं। NEP जो है वो ये नहीं बोलती है कि इतनी किताबें रटवा दो बच्चे को, इतना लर्न करवा दो। यहाँ प्रोफिशिएंसी, बच्चे की एबिलिटी पे ध्यान देना है कि बच्चा कितना कर पाता है, जितना कर पा रहा है वो खुद कर पा रहा है। सब कुछ ना करे चलेगा, बेसिक उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतना उसको आना चाहिए, और वो खुद करना आना चाहिए। रट्टा मार के आंसर्स लिख डालते हैं और 90% ले आते हैं, लेकिन जब कोई प्रैक्टिकल चीज हाथ में दो तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। तो वो अभी नहीं चाहिए, जो NEP है वो ये नहीं चाहती है। तो आप लोगों को बच्चे को निपुण बनाना है, उनको बेसिक रीडिंग राइटिंग कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस के पीछे भागते हैं, इस महीने में इस बच्चे को इतना लिखना आ जाना चाहिए। अरे आई बैट, एक बार यदि बच्चा कनेक्ट हो गया आपसे और 2 महीने तक मत पढ़ाओ कुछ, अगले 1 महीने में वो 3 महीने की पढ़ाई कर लेगा, यदि वो आपसे कनेक्ट हो गया और आपके साथ अच्छी तरह से अटैच हो गया और वो पढ़ने के लिए तैयार हो गया है, तो क्लास में एडजस्ट हो गया है, पढ़ने के लिए तैयार है, वो यदि सेट हो गया है, आप 3 महीने की चीज 1 महीने में करवा दो, बच्चा सब कर लेगा। बट पहले वो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो कनेक्ट होना चाहिए, वो पढ़ने के लिए तैयार। तो पहले आपको वो करना है कि क्लास को कैसे कनेक्ट करना, बच्चे को कैसे उसमें जोड़ना, उसके बाद आप कर सकते हैं। यदि थोड़ा
कभी आप सर्च वगैरह करते हैं तो निपुण भारत थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़िएगा, यदि आपको इंटरेस्ट है। यू विल फाइंड ऑल द वेज कि किसको कैसे क्या करना है, हमको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, आई होप निपुण भारत सबको क्लियर है। यस और नो? अभी पढ़ेंगे उसमें, लेकिन आपने जो बताया है उसके अनुसार ये है कि बच्चों में पढ़ने लिखने बोलने की जो कक्षा थर्ड तक क्षमता है वो जी आ जानी चाहिए। जी संक्षेप में यही कह सकते हैं उसको। जी बिल्कुल। हम उनको सिलेबस कंप्लीट करवाने के पीछे ना पड़े, उनकी एबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं, हमको ये देखना है। जी जी। बच्चा रेगुलर प्रेजेंट रह रहा है, स्कूल में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पहले तो स्कूल की अथॉरिटीज को बताइए, पेरेंट्स से डिस्कस करिए, क्यों नहीं आ रहा है उसके प्रॉब्लम ढूंढिए। यदि बच्चे को क्लास में आपको कंफर्टेबल करना है तो वो रेगुलर प्रेजेंट, आज बच्चा आया, आज रो लिया, 2 दिन नहीं आया, फिर तीसरे दिन आएगा तो फिर रोएगा, फिर वो एक से पहले दिन से शुरू होगा उसका, वो हमने जो पहले दिन मेहनत की थी वो पानी में। तो उसकी कंटिन्यूअस अटेंडेंस जो है वो ही उसको क्लास के साथ कनेक्ट करेगी, उसको कंफर्टेबल फील करवाएगी। तो अटेंडेंस कैसे रेगुलर रहे उसके लिए जो भी जरूरी है, मैम पेरेंट्स को आपकी खुद करना आवाज है। नहीं आ रही सही। बाकी लोगों को सुनाई दे रही है या नहीं? आ रही है। आपकी आ आवाज रही नहीं आ मैम। रही सही। आ बढ़िया आ रही रही है है। मैम। रश्मि जी आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन देख लीजिए, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है। ठीक है। देन नियमित आकलन, आप बच्चे को रेगुलर आपके ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए। ये बच्चा मतलब मैं एक सजेस्ट करती हूँ हर एक टीचर को कि आपके पास एक छोटी सी डायरी होनी चाहिए, और जब भी कोई चेंज या कोई चीज आप ऑब्जर्व करते हैं क्लास में बच्चे की, तो यू शुड नोट डाउन। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एज अ टीचर आप बहुत सारी क्लास में जाते होंगे, बहुत सारा याद रखना आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आपको ऑब्जर्व करना है बच्चे को, यदि कोई चीज होती है, आज कुछ अच्छा किया है, आज कुछ बहुत बुरा किया, कुछ गलती की, तो आप उसको यदि नोट करते हैं तो आप भी उस पर काम कर पाएंगे बच्चे के साथ, उसको कैसे करना है। आपका जो रेगुलर असेसमेंट है ना, वो आपको हेल्प करेगा बच्चे को पहचानने के लिए और बच्चे को इम्प्रूव कराने के लिए, उसको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए, कहाँ उसकी प्रॉब्लम हो रही है। 2-4 बार भी यदि आपने नोट करके रखा है ना, तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे और आप इजीली उसको हेल्प कर पाएंगे। मूल्य और नैतिक शिक्षा, मतलब यहाँ पे बहुत बड़े भाषण लेक्चर नहीं देना है, बहुत सिंपल चीज है। मैं छोटा सा एकदम, फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को, सेकंड स्टैंडर्ड की लड़की थी, टीचर लेके आए और उसने कुछ लिखा नहीं था, और उसके टाइम पे वो कुछ खेल कर रही थी, किसी को तंग किया। मैडम बोलते मैडम ये रोज ऐसे करती, सुनती नहीं है। मैंने उसको अपने पास बुलाया, मैंने कहा बेटा एक बात बता, आप कौन से क्लास में हो? तो बोलती सेकंड में। मैंने कहा आप ये समझते हो ना कि आप ये जो कर रहे हो वो गलत है? यू आर नॉट केजी स्टूडेंट, नर्सरी के बच्चे नहीं हो जो पहली बार स्कूल आए। तो मेरे सामने ऐसे देखती है, फिर बोलती यस। मैंने कहा आपको पता है कि आपको क्लास में बैठना है और लिखना है, और आप नहीं लिख रहे हैं, वो गलत है? तो बोलती यस मैम। मैंने कहा फिर आपने गलती की, जानबूझ के की? तो कुछ बोल नहीं पाई, मेरा चेहरा देख रही है। मैंने कहा आपको समझ आ रहा है आप गलत हो? तो बोलती यस मैम। मैंने कहा अब? बोले मैडम प्रॉमिस अब गलती नहीं करूंगी, अब ऐसा नहीं होगा दोबारा। आप उनको समझाइए, उनको सिखाइए वो किस लेवल पे उनको क्या करना है, दे अंडरस्टैंड। हर एक बच्चा समझता है कि उसको क्या करना है, लेकिन हम उसको कम समझते हैं। हम उसको एहसास दिलवाएं कि वो क्या कर सकता है और क्या सही है और क्या गलत है, देन डेफिनेटली उसमें चेंज आएगा। नाउ इट इज अबाउट यू, आपको अपने आप को तैयार करना है। इवन मैं जब स्कूल जाती हूँ ना, स्कूटर पे मैं अपने रास्ते में मैं रिसाइट करती हूँ, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज विथ मी, आई एम विनर एंड टुडे इज माई डे। मैं खुद अपने आप से हर रोज ये बोलती हूँ। आई प्रिपेयर माई सेल्फ, रात को सोने से पहले मैं कल क्या होने वाला है ना, उसका एक पूरा अपने दिमाग में चलाती हूँ। मुझे पता होता है कि इस क्लास में ये बच्चा प्रॉब्लम है, इस टीचर के साथ ये इशू है, वहां पे ये काम करना है, मुझे बहुत सारी एजेंसियों के साथ काम लेना होता है, मुझे सफाई भी देखनी है, मुझे डीओ ऑफिस के भी काम देखने हैं, मुझे ये भी देखना है, मैं बहुत सारी चीजें होती। मैं उन हर चीज को, आपको भी ये पता होगा, आपको इस क्लास में जाना है, आपको उस क्लास में जाना है, आपको ये बच्चा ऐसा है, वो बच्चा ऐसा है, ये रोने वाला है, उन सारी चीजों को आप अपने पहले दिमाग में तैयार किए, हाउ विल यू हैंडल।
मुझे इसको ये कहना है, मुझे ये ऐसे करना है, मुझे इस क्लास को कंट्रोल करना है, मुझे इस क्लास में इतना खत्म करना है, मुझे इस बच्चे को हैंडल करना है। आप पहले मेंटली प्रिपेयर होकर जाइए, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू हैंडल नेक्स्ट डे। यदि आपने दिमाग में, जैसे बोलते हैं ना कि आदमी आकाश में बाद में उड़ा, मतलब वो जो प्लेन बना था राइट ब्रदर्स ने बनाया, वो पहले उनके दिमाग में उड़ा था, उसके बाद वो हकीकत में हवा में उड़ा था। यू प्रिपेयर योर सेल्फ, आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, प्रिपेयर योर सेल्फ कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, अपना एम डिसाइड कर लीजिए। थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर भी करिए, कभी कभी मैं बहुत सारा हो जाता है ना, वो कंप्लीट करके आए, अभी मुझे एक कॉफी और मुझे शांति। जब आप उस टाइम पे बैठते हैं कि अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपनी चाय पीनी है, अपनी कॉफी पीनी है, अपना शरबत पीना है, 10 मिनट सिर्फ अपने आप को ये बोल के कि ये मेरा टाइम है, उस वक्त आपके दिमाग में अपने आप चीजें सेटल होने लगती है, आपको अपने आप क्लियर होने लगती है। ये कभी खुद को एग्जामिन करके देखना इस तरीके से, एंड डेफिनेटली आप उस वक्त जो सोच रहे हैं, जिस तरह से प्लान कर रहे हैं ना, नेक्स्ट डे एज इट इज आप कर पाएंगे, जब आप रिलैक्स होके बैठे और आपने सोचा है। हम हड़बड़ाहट में उठते, हड़बड़ाहट में करते हैं, सारी चीजें बिगड़ती है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके, प्लानिंग करके, नर्सरी की टीचर है, उसको पता है कि बच्चे 15 दिन रोने वाले हैं। ये मत सोचो कि बच्चे रोने ही वाले हैं, ये सोचो कि मैं उनको कैसे हंसाऊंगी और कैसे खुश रखूंगी, मैं अपना क्लास कैसे कंट्रोल करूंगी। आप अपनी सोच का तरीका बदलेंगे ना, सामने रिजल्ट बदलने लगते हैं। अग्री और नॉट? Yes. यस। ओके, सो कीप योर सेल्फ रेडी। ठीक है, क्या नहीं करना है एक टीचर को? बच्चे पे मोहर नहीं लगाना, ये रोतलू है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ठीक है, कोई बच्चा हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। एवरी विद इन 2 और 3 मंथ आपको बच्चे में वास्ट चेंज मिलेंगे, बहुत लंबा बड़ा चेंज दिखता है हर एक बच्चे में। बहुत जल्दी उनके हार्मोन चेंज होते हैं और बहुत जल्दी बच्चे चेंज होते हैं। तो किसी भी बच्चे पे मोहर ना लगाएं कि ये बच्चा ऐसा है। ठीक है, एक गलती के लिए एक बार डांटना, उसके बाद भूल जाना है, दोबारा उस चीज का जिक्र भी नहीं करना है। सार्वजनिक रूप से बच्चों की आलोचना नहीं करना है पूरी क्लास के सामने, तुम ऐसे करते हो, तुमने ये नहीं किया। उसको अपने टेबल के पास बुलाओ, उसको दिखाओ, सर ये गलत है बेटा, ऐसे करते हैं, फिर से करके लाओ। सिर्फ इतना सा चेंज करके देखिए आप, और फिर बच्चे का रिएक्शन देखिए। बच्चों पे चिल्लाने से बचे, डोंट शाउट, क्योंकि बच्चा आप क्या बोल रहे हैं वो नहीं सुनता है, आप कैसे बोल रहे हैं वो दिमाग में रहता है, वो हमेशा याद रखेगा आपने कैसे बोला था। यदि आपको अपनी क्लास कंट्रोल करनी है तो सबसे पहले चिल्लाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल कामली। जब ज्यादा शोर हो रहा हो ना, एकदम शांति से हैंड फोल्ड करके खड़े हो जाइए और एक एक की आंख में देखिए। जो बच्चा ज्यादा बोल रहा है उसकी आंख में देखो, विद इन फ्यू सेकेंड ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, बच्चा चुपचाप आपकी तरफ देखे, क्योंकि वो कंटिन्यूस जो आपकी स्टेरिंग है, जो देखना है ना, घूरना, वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, आपकी चिल्लाहट बर्दाश्त कर लेगा वो। तो चिल्लाना बंद कर दीजिए, क्योंकि घर पे मम्मी भी वही करती है, रास्ते में लोग भी वही करते हैं, और वो मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग उसको अब साइड कर लेते हैं, ठीक है चिल्लाते हैं, बोलते रहते हैं। तो डोंट डू, आप कभी मत करिए, और बिल्कुल मतलब फॉर्मली बच्चे से बात करना रखिए। देन छात्रों के प्रश्नों का मजाक उड़ाने से बचें। किसी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन किया, अरे इतना नहीं पता, नहीं पता है तभी वो हिम्मत कर रहा है आपसे पूछने की, उसने बहुत हिम्मत करके आपसे पूछा है, तो उसको जवाब दीजिए। यदि गलत क्वेश्चन है तो उसको बोलिए बेटा ऐसे नहीं पूछते, आप ये पूछना चाह रहे हो, आप इस तरीके से पूछिए। ठीक है, आंखों से संपर्क ना बनाना है, ये गलती है आपकी। आपको बच्चों से आई कांटेक्ट करना है, एंड आपकी नजर ऐसे वो लाइट हाउस होता है ना, समुद्र के बीच में लाइट हाउस होते हैं जिसकी लाइट ऐसे घूमती है पूरी, आपकी नजर लाइट हाउस की लाइट की तरह घूमनी चाहिए पूरी क्लास में, और हर एक बच्चा आपकी नजर में आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, टीचर मेरे पास लेके आती, मैडम पूरा पीरियड होगा इसने कुछ लिखा नहीं। मैंने कहा टीचर हो क्या, आप पूरे पीरियड कर क्या रहे थे यदि आपको पहले 10 मिनट में पता नहीं चला कि बच्चे ने नहीं लिखा?
व्हाट वर यू डूइंग बच्चे की गलती नहीं है, टीचर की गलती है, क्योंकि टीचर ने देखा नहीं। यदि टीचर ने ये पहले 10 मिनट में देख लिया होता तो बाकी के 20-25 मिनट नहीं बिगड़ते, बच्चे का लिखना खत्म हो जाता। तो आपकी नजर हमेशा हर एक बच्चे से नजर मिलनी चाहिए, ठीक है। गलत उत्तर देना आपको नहीं पता है ना, तो बच्चों के सामने बोलिए सॉरी बेटा मैं कल बताती हूँ, बट डोंट गिव रॉन्ग आंसर। और छात्रों को अपमानित करना कभी भी किसी भी, इवन छोटा सा भी बच्चा है। एक नर्सरी का बच्चा था, एक दिन वो बहुत रो रहा था, मतलब सेटल नहीं हो रहा था, तो मैं उसको कुछ नहीं मान रहा था, तो मैंने उसको एक दिन चिल्ला दिया। जाते वक्त मुझे बोलता है मैडम कल ये गुस्सा घर रख के आना। नर्सरी स्टूडेंट, सोचिए, जो अभी हफ्ता भर से आना शुरू हुआ है, मुझे बोलता है मैडम कल गुस्सा घर रख कर आना। नर्सरी का बच्चा भी नहीं बर्दाश्त करता है इस चीज को, ठीक है। तो प्लीज उनके साथ इस तरह से बिहेव कभी भी मत करिए। लास्ट पॉइंट, आपको जो अपनी क्लास के अंदर बच्चों को एडजस्ट करना है, तो सबसे पहले आपको चाहिए पेरेंट्स का हेल्प, ठीक है। पेरेंट्स की हेल्प के बिना आप नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स को क्या करना है ये आपको उनको सिखाना पड़ेगा। भावात्मक सहयोग देना, एक एग्जाम्पल देती हूँ। फर्स्ट का मेरा बच्चा है, पिछले सैटरडे पेरेंट आए। अभी वो बच्चा क्लास में बैठता नहीं है, लिखता नहीं है। टीचर पहले दिन से मुझे कंप्लेन कर रहे हैं, 10 बार मेरी ऑफिस में आ चुका। मैंने उसको कभी नहीं डांटा, मैं उसको समझा के भेज देती हूँ। वो मैडम को भी पता है, बोले मैं वो लेके आती है, बस वो इतना डर है कि प्रिंसिपल ऑफिस में जा रहे हैं। मदर फादर और बच्चा एंटर हुए, बच्चा आके सीधा चेयर में बैठ गया। मैं उसको देख रही थी, उसकी मदर आई, मैंने कहा बैठिए, उसकी मदर बैठी, और फिर बच्चे को देख के बोलती है अब तेरी वजह से है ना मम्मी को जेल होगी। आई वो शॉक्ड। मैंने कहा आप क्या बोल रहे हैं? तो बोले वो है ना, जब तक मेरे बारे में कुछ ना बोला जाए ना वो सुनता ही नहीं है बात। तो पीछे टीचर आई, टीचर बोलती मैडम ये पेरेंट मुझे बोल रहे हैं कि आप स्केल से बच्चे को मारो। मैंने पेरेंट्स से थोड़ी देर उनको शांत किया, इधर उधर बातें की, फिर मैंने पेरेंट्स से एक क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो पेरेंट बोलते मैडम हमको ज्यादा कुछ नहीं पता, जूनियर केजी खत्म होने आया तब बताया था कि एडीएचडी है। आई वो शॉक्ड। मैंने कहा आपने कुछ सर्च किया एडीएचडी क्या है और कैसे हैंडल करना? हाँ मैडम वो उस पे नेट पे तो देखा था। मैंने कहा फिर आपने इसके लिए क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने सोचा ठीक हो जाएगा। आई वो शॉक्ड टू हियर दिस कि बच्चा जूनियर केजी खत्म करता, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, पेरेंट्स को पता है कि हमारे बच्चे को एडीएचडी, और पेरेंट्स कुछ नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाए। मैंने कहा आप क्यों नहीं ले गए? तो बोलते मैडम उसकी फीस जो है डॉक्टर की 1 महीने का 30,000 बताया उसने, उसकी थेरेपी। और वो ये नहीं बोलते कि 6 महीने में बच्चा ठीक हो जाएगा, वो बोलते 2 साल भी लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड। मैं लिटरली शॉक थी। मैंने पेरेंट्स को शांति से फिर समझाया, मैंने आधा घंटा लिया उस पेरेंट के साथ, उनको समझाया कि एडीएचडी क्या है, एज अ पेरेंट उनको क्या करना चाहिए। और मैंने उनसे कहा कि यदि आपको वहां पे ये महंगा लगा प्राइवेट में, तो आपने सरकारी हॉस्पिटल जाने के लिए सोचा? उसकी मदर बोलती ये तो हमारे दिमाग में ही नहीं आया। मैंने कहा आपने सिर्फ प्रॉब्लम देखी, आपने सॉल्यूशन तो सोचा ही नहीं। बोले हाँ हम ये भी तो कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, आपको बच्चे का इलाज करवाना है, मैंने ये थोड़ी कहा कि आपको प्राइवेट में जाना है, 30,000 रुपए देना है। आप जाइए ना सरकारी हॉस्पिटल, बहुत अच्छे डॉक्टर है। आप पहले पता तो लगाइए कि बच्चे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। आपने शुरू ही नहीं किया है 1.5 साल से कुछ भी। तो उसको देखते, फिर वो उसके फादर ने उसको आंखें दिखाई। मैंने वो खड़ा हो रहा था मेरी ऑफिस में, चीजों को छू रहा था, उसका फादर उसको आंखें दिखाने लगा। मैंने कहा बच्चे को मत डांटिए, मैंने कहा बच्चे को प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि एडीएचडी में बच्चे का दिमाग एक मतलब हमारे दिमाग के आगे हिस्सा होता है, फ्रंटल लोब बोलते हैं जिसको। फ्रंटल लोब डिसाइड कर, हम बोलते हैं ना कि इस बच्चे को समझ आ गई, ये समझदार है, वो तो होशियार है। तो ये जो डिसीजन लेने का पावर होता है वो उस पार्ट में होता है, और एडीएचडी वाले बच्चों के पास ये पार्ट नहीं होता है। इवन बच्चों में 5 साल बाद ये पार्ट बनना शुरू होता है। आफ्टर 5 इयर्स ये पार्ट बनना शुरू होता है। वो बनते बनते 10, 12, 15 साल बच्चे के होते हैं, तब तक वो बनता है पार्ट। उसके बाद हम बोलते हैं ना भी, मतलब गुजराती में हमारे कहावत है कि 16 साल, मतलब 16 साल का बच्चा होता है ना, तब उसको समझदारी आती है, हम जिसको बोलते हैं ना कि मैच्योरिटी।
उसका जो दिमाग में पार्ट है वो बनना 5 के बाद शुरू होता है, तो 15-16 साल का बच्चा होता है तब तक वो डेवलप होता है। अभी उस बच्चे में वो पार्ट ही नहीं है, आप उससे उम्मीद क्या करोगे कि वो समझेगा? सो पेरेंट्स को बताना है, मैंने उनको समझाया कि एक मेहरबानी करो। मैंने कहा गॉड हैव चूजन यू टू हेल्प दिस चाइल्ड। भगवान ने चुना है आपको कि आप इस बच्चे की हेल्प करो, तो पहले तो आप इसको एक्सेप्ट करो और उसके बाद उसके साथ बिहेवियर ढंग से रखो। मैंने कहा आज के बाद यदि जैसे अभी बोले ना आप पुलिस और ये वो, मैंने कहा वो आपसे वो बोलते हैं कि वो मेरे को कुछ हो ना तो उसको पसंद नहीं आता है, तो मैंने कहा वो आपसे कितना अटैच है आप समझो इस बात को, और उसको आप नेगेटिवली ले रहे हैं। मदर रोने लगी। मैंने कहा आप लिटरली, ये गलत यूज है, बच्चे के अफेक्शन का गलत यूज है, जो उसको डरा रही है कि मुझे जेल हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी। वो बच्चा आपसे अटैच है और आप उसको बोलते हैं हम चले जाएंगे, इस तरह से उसका काम करवाएंगे, दैट इज रॉन्ग। एवरीडे बच्चा प्रेजेंट रहे, पेरेंट्स से मिलके ये करिए। घर में उसको प्रॉपर माहौल मिले, ये कंफर्म करिए पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स को ध्यान देना है कि बच्चा स्कूल में क्या पढ़ के आया, तो उसको घर पे रिवाइज करवाना है। बच्चे को एक्स्ट्रा काम घर पे कुछ मत दीजिए, सिर्फ जो स्कूल में कराया है सिर्फ वो रिवाइज पेरेंट्स करे, दैट इज इनफ। पढ़ाई के प्रति सकारात्मक रवैया होना चाहिए, वो पढ़ने के साथ डंडा लेके ना बैठे। जैसे आप खुश होके पढ़ा रहे हैं वो खुश होके पढ़ाए। और स्कूल की जितनी भी गतिविधि होती है, कुछ प्रोजेक्ट दिया है, कुछ होमवर्क दिया है, कुछ काम दिया है, बुलाया है, पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ये आपको पेरेंट्स के साथ कंफर्म करना है, ठीक है? मेरा सेशन मैंने आधा बोला था लेकिन ऑलमोस्ट खत्म होना है, मैंने बहुत सारा बोल दिया, बट आई वॉन्ट योर क्वेश्चन। अभी आपके पास मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, अभी आपको लगता है कि और भी कुछ ऐसा है जो रह गया है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, तो प्लीज आप मुझसे खुल के डिस्कस करिए। आपकी क्लास के कोई भी इशू है? हमारे यहाँ है मैडम, एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनका अटेंशन प्रॉपर पढ़ाई पर होता ही नहीं है। वो बैठे वहाँ हैं, क्लास में बैठे रहते हैं, जी। लेकिन ऐसा लगता है कि वो कहीं कुछ और सोच रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। कई बार उनको जैसे समझाया अपन करते हैं, कोई चीज समझा रहे हैं तो बड़ा जैसे अपना एटमॉस्फियर के एग्जाम्पल दे रहे हैं, इजी वे में समझा रहे हैं उनको, तब भी वो प्रॉपर अटेंटिव नहीं हो पाते। वो कुछ ना कुछ और सोचते रहते हैं, कहीं और देखने लगेंगे, कुछ और करने लगेंगे। मतलब उनकी कुछ टेंडेंसी ऐसी है और बहुत समय से है ऐसी। 7th 8th तो क्लास की ऐसा बात कर था रहे हैं आप? कुछ। जी। 7th या 8th क्लास की बात कर रहे हैं आप? ये हाँ, अब वो 6 7 में ही आ गए हैं बच्चे। वैसे वो पढ़ तो शुरू से रहे हैं, नर्सरी केजी में से जी। पढ़ रहे हैं। वो ऐसे ही है, शुरू से ही ऐसी है। एक बच्ची है वो इसी टाइप की है। नहीं मतलब वो क्या सोचती, कभी बातचीत की उससे कि जब पढ़ाई हो रही है तब उसके दिमाग में क्या चल रहा है? ना उससे ये तो कई बार बात की है कि उसे क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आ रहा, तो वो चुप रह जाती है, बताती नहीं है कुछ भी। यहाँ मुझे लगता है कोई साइकोलॉजिकल इशू होगा बच्चे का, जो वो मतलब इसको वो डे ड्रीमिंग बोलते हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने उसमें रहते हैं। फैमिली बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ बराबर है, पेरेंट्स से जी, डिस्कस हुआ है? पेरेंट्स से बात हुई है तो वो भी यही कहते हैं कि बोले हाँ, ये इसको ये समस्या तो है। ये और जगह मतलब घर पे भी ऐसी रहती है तो पढ़ती नहीं है, या पढ़ने बैठती है तो कहीं कुछ और सोचने लगेगी, कुछ और कहीं पर ध्यान रहेगा। बुक सामने है, ध्यान कुछ और कर रही है, सोच कुछ और रही है, इस तरह से रहता है उसका। हाँ, ये बिहेवियर सिर्फ पढ़ाई के वक्त होता है, बाकी चीजों में उसका कंसंट्रेशन है, जैसे पिक्चर देख रहे हैं उसकी बात हो रही है, देन शी विल हाँ, टेक उनमें पार्ट। उनमें ठीक है, उसमें सब में सही है, तो पढ़ने में या ऐसा होता है। तो पढ़ाई की तरफ या तो उसका कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होगा शुरुआत में, जैसे कि उसको आपकी आवाज पढ़ाई कुछ से कट हो। वो हो गया है। जी। मतलब क्या होता है इसमें, इसको क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा भी छोटा सा भी कर रहे हैं ना उसको अप्रिसिएशन देना पड़ेगा। ये बहुत जी। अच्छा किया, ये ऐसा किया। जब किसी एक चीज के लिए अप्रिसिएशन मिलेगा ना, भले 10 चीज गलत की, उसमें जरा सा भी एक भी पॉइंट मिल जाए ना कि हाँ ये अच्छा है, उसकी तारीफ कर दो। उसको थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करो कि ये अच्छा है। उसको जब तक वो नहीं, हमेशा वो जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले से ऐसे ही है, तो हर बार उसको पढ़ाई के लिए डांट ही मिली है। ब्रेन में क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है कि जिस चीज से बुरा लगता है ना उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो पढ़ाई के हाँ। लिए डांट से वो पढ़ाई को अवॉइड करते दिमाग से।
ये इन हाँ, बच्चों की ये हो हैंड। सकता है, क्योंकि क्योंकि अक्सर क्या है, जैसे स्कूल में तो हम लोग मान लीजिए पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन कई बार जो भी आपने बताया, पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को ज्यादा हतोत्साह, अरे ये तो पढ़ते ही नहीं है, या उसको डांट दिया या जी, ज्यादा वो कर दिया। तो इस तरह से भी होता है, और कई बार स्कूल में भी हो जाता है, टीचर भी मान लो जो उसको सेंसिटिवली नहीं लेते, तो वो इस तरह से करते होंगे। इसको ये थोड़ा सा अप्रिसिएशन यदि दिया जाए, कुछ भी किया उसको अच्छा है, चलो ये बहुत अच्छा किया, ये ऐसा है, या उसका जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उससे शुरू करें, तो मेरे ख्याल से चेंजेस आ सकते हैं। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। टीचर्स, आप बोलेंगे अब मैं एक एक से क्वेश्चन करूं? मैं एक एक को नाम लेके फिर क्वेश्चन करूंगी, एवरीबॉडी हैज टू स्पीक। आकांक्षा सेन। मैम। जी, आपका कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम, बस यही है कि बच्चे जो आते हैं, अभी मैं न्यू टीचर हूँ ना, अभी मेरे को 15 दिन हुए, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा समझ समझ के, मैं सीनियर टीचर से समझ कर बच्चों को हैंडल करना सीख रही कि उनके साथ कैसे वो करना है, कि वो मेरे साथ भी रहे, और मतलब उनके पढ़ाने में हर चीज में, ये सब यूकेजी क्लास में कौन पढ़ा। कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं आप? यूकेजी क्लास में। बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देती हूँ एक चीज। मैंने जो किया था, मतलब मुझे मेरे सर ने क्यों तारीफ की थी और मुझे क्यों जॉब पे इमीडिएट रखा था। मैं कम से कम आज से 30 साल पुरानी बात कर रही हूँ, आज से 25 साल पुरानी। मैं गई, नर्सरी क्लास मुझे दिया था उस दिन। मैं गई, मैंने दरी बिछवाई, बच्चों के साथ खिलौने लेके जमीन पे बैठ गई मैं। बेंचेस वेंचेस दूर, सब दूर। एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग विद देम, मैं सिर्फ खेल रही थी। मेरे सर ग्राउंड पे निकले, उन्होंने देखा मुझे बच्चों के साथ, उन्होंने देखा, मेरे ध्यान नहीं था उनकी तरफ, और जब तक मेरी नजर गई वो क्लास में आके जा चुके थे। मैं बच्चों के साथ इतना बिजी थी खेलने में। अपने आप को उन बच्चों के लेवल पे ले आओ, उन बच्चों के साथ उनके फ्रेंड हो इस तरह से अटैच कर लो, बच्चे ऐसे आपके हो जाएंगे। उसके बाद आप ओके। जो करवाना चाहेंगे उनको करवा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। प्रिंसी सेन। यस मैम। जी, आपका कोई क्वेश्चन? बस मैंने आज ये रियलाइज कर लिया है कि मैं कहाँ गलत थी, बच्चों को हैंडल क्यों नहीं कर पा रही थी। आज मैंने आ, सीख लिया। ओके, यदि आप कुछ डिस्कस कर सकते हैं तो बाकी टीचर भी थोड़ा सा समझेंगे उसको। यस मैम। एक तो बच्चे थोड़ा बहुत सुनते नहीं थे, न्यू टीचर हूँ ना इसलिए, तो मुझे आज लगा कि मैं कहाँ गलत थी। मेरी आवाज थोड़ी तेज थी, चिल्लाती थोड़ा बच्चों पे। ओके। अब ध्यान रखूंगी आज। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सौम्या जी। यस मैम। जी, मैम मेरा तो आपका एक ही क्वेश्चन? क्वेश्चन है। नहीं मैम, बस थोड़ा सा डाउट है, आप वो क्लियर ही कर देना। जी। मेरा डाउट ये है कि बच्चों के साथ जी, फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए या स्ट्रिक्टली बिहेव करना चाहिए। फ्रेंडली बिहेव, लेकिन उस फ्रेंडशिप की एक लिमिट होती है। हाँ। हम बच्चों की उम्र के नहीं है, उनके जैसे फ्रेंडशिप नहीं होती है। फ्रेंडली हाँ। बिहेवियर मतलब क्या होता है कि बच्चा खुल के आपसे बात कर सके, अपनी बात आपके हम्म। सामने रख सके, अपने प्रॉब्लम, अपने इश्यूज आपसे डिस्कस कर सके। बट ये फ्रेंडली तो होने होता का है मतलब मैम। ये नहीं है कि बच्चा आपका मजाक हम्म। उड़ाए। नहीं नहीं नहीं। ये लिमिटेशंस, भी। बाउंड्री ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। बच्चा कितना बोल सकता है, क्या बोल सकता है, हाँ मैम, ये तो है मैम। कितनी स्ट्रिक्टनेस और कितना फ्रेंडली, ये आपको मेजर करना है। कौन सी क्लास है उस पर डिपेंड करेगा आप कैसे करेंगे। अच्छा मैम। जी। बस नो मैम, और कुछ नहीं था, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। अनीता जैन, एपीएस भगवा। हाँ, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम ये है कि एक हमारे इसमें एक बच्चा है, वो क्या करता है कि जो अपन लिखवा रहे, मतलब वो या तो गाइड में देख के आता है, उसके बाद वो कहता है मैम आपका ये शब्द गलत लिखा है। बार बार मतलब अपन करवाते सही है,
लेकिन बार बार वो कहता है। फिर हमने कहा आपने कहाँ देखा, तब वो बोलेगा मैम गाइड में तो ऐसा लिखा था। तो वो मतलब अपनी बात से सहमत नहीं रहता है, वो जो देखता है वो उसी की बात से सहमत रहता है। उसे बार बार कहते हैं कि ऐसा नहीं किया जाता, जो अपनी भाषा में लिखवाया है हम किताबी भाषा का नहीं लिखवाएंगे आपको। तो भी वो बार बार कहता है कि नहीं मैम वो तो ऐसा है, उसको एक क्या बहुत करें। सिंपल मैंने किया था क्या, मैंने बच्चे से कहा ठीक है कल गाइड लेके आना, मुझे देखना ही है। बच्चा लेके आया, मैंने गाइड उठा के अपने ऑफिस में रख दी। मैंने कहा अब आपको गाइड नहीं मिलेगी, आपको वो करना है जो मैं करवा रही हूँ। हाँ, बहुत सिंपल सही है। सॉल्यूशन है। पेरेंट्स को बुलाइए, बोलिए जितनी गाइड है यहाँ पे जमा कर दीजिए, साल खत्म होने पे मिल जाएगी आपको वापस। हाँ, हमको रद्दी के पैसे नहीं लेने हैं। बट गाइड स्कूल में नहीं चलती है और नहीं चलेगी। फॉर्मली इसको क्लियर कर दीजिए और उसको बताइए कि यदि आपने एग्जाम में गाइड का आंसर लिखा ना तो आपको हम मार्क नहीं देने वाले हैं। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। चंदा जी। जी चंदा जी। मैम इसका हमको मैम एक और मामला लगता है कि टीचर बहुत सारे ये गलती करते हैं कि किताब का या गाइड में से स्वयं पढ़ के उस क्वेश्चन को लिखाते हैं या पढ़ाते हैं। हमेशा मेरी दृष्टि से तो एक है कि आपको घर से अध्ययन करके आना चाहिए और आपको अपनी भाषा में कोई चीज को लिखवाना चाहिए, बच्चे को वो ही पढ़ाना चाहिए। तो फिर वो कभी एब्स्ट्रैक्ट। बच्चा ये कह नहीं पाएगा कि ये हमारी गाइड में ये लिखा है, क्योंकि आपकी भाषा गाइड में नहीं लिखी है। वो आपने लिखी है भाषा, तो वो गाइड में कभी नहीं मिलेगी। और जितने अच्छे टीचर होते नॉर्मली, वो सारे टीचर अपने नोट्स बना के रखते हैं, उन्हीं नोट्स के आधार पे वो पढ़ाते हैं। वो उनकी भाषा कभी किताब से नहीं मिलती है, ना उनकी भाषा गाइड से मिलती है। हमें लगता है ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और टीचरों को एक्चुअल में क्या है, जो आपने पहले बात कही थी उस बात पे ध्यान नहीं देते। क्या है मैम कि आपको घर में पढ़ के जाना पड़ेगा, अपने नोट्स बना के जाना पड़ेगा स्कूल। जब आप अपने नोट्स बना के जाओगे तब आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ा पाओगे। एक्चुअली हम क्या करते कि जैसे हम अपने आप को भी कह रहे कि हम कहीं जाएंगे तो हम अपना पूरी तैयारी करके नहीं जाएंगे। जैसे हमने विजय जी को देखा, जवाहर जी को देखा, हमने अपने पापा को देखा, उनकी एक डायरी चलती साथ में। वो सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक कहाँ क्या क्या करना, कितना बोलना, क्या यस। बोलना, ये सब होता। ये प्रत्येक टीचर के पास में ये उसकी एक डेली डायरी होनी चाहिए कि जिसपे वो ये सारी चीजें लिखे। शायद मैं अपनी बात को कह पा रहा हूँ। जी। और दूसरी चीज मैडम, ये बात हम बहुत दिन से सोच रहे हैं कि स्कूल में टीचर प्रत्येक बच्चे का कैसे लिखे अपनी कॉपी में कि इस बच्चे की प्रोग्रेस कहाँ तक है और हमको उसमें क्या सुधार लाना है। इसके लिए उसको क्या बनाना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए इसको। हाँ, एक मैंने जैसे अभी पहले भी कहा कि एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। 30 बच्चे हैं आपकी क्लास के, रोल नंबर वाइज पेज के ऊपर नाम लिख दीजिए। पूरी एक नोटबुक, मतलब 30 पेज हो जाएंगे 30 बच्चों के। जिस दिन आपको जो चीज ऐसी लगती है कि मुझे ये नोट करना है, उसको नोट करते हैं। किसी बच्चे ने बहुत खराब परफॉर्म किया, गलत जवाब दिए, कुछ गलत किया या कुछ अच्छा किया, आप नोट करिए। 2 4 5 6 नोट आपके आएंगे ना, तब आपको समझ में आने लगेगा। उसको दोबारा पढ़िए। डायरी सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, उसको पढ़ना भी है। जब उस क्लास में जाना है उससे पहले एक बार खोल के रिव्यू कर लो। वो चीजें यदि डायरी की थोड़ी सी आदत हो गई तो आपके दिमाग में सब कुछ रहेगा। हमारे यहाँ पे सिस्टम है, मैं अपने टेबल पे डायरी, और कोई भी बात होती है तुरंत उसको लिखना। तो जब आप उसको दोबारा पढ़ते हैं तो आप प्लानिंग, आपका दिमाग खुद प्लानिंग करने लगता है कि अब इसके लिए क्या करना है, उसको कैसे करना है। तो आप एक अपनी डायरी या एक नोटबुक, उसमें हर पेज पे बच्चे का नाम और नीचे खाली जगह छोड़ दीजिए। और जब भी है, शॉर्ट फॉर्म में आपको जो समझ में आता है उस लैंग्वेज में, किसी और को नहीं पढ़ाना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में अपने हिसाब से उसमें लिखना रखिए।
तो इसको अपन सेकंड टीचर डायरी बोलेंगे कि वो अपना खुद का मूल्यांकन और बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए यस। उसका यूज करे। जी कल जी। मैं मैडम अपने यहाँ सब टीचरों को एक एक डायरी बांट दूंगा और उनसे कहूंगा कि आप अपने अपने क्लास के सारे बच्चों का अपने उसमें लिखिए। और प्रत्येक बच्चे को लिखा जरूर होना चाहिए, कुछ अच्छा है या कुछ बुरा लिख तो जी जी। जाएगा प्रत्येक बच्चे का। आप हर जी। रोज हर एक का नहीं लिख सकते, तो आप हफ्ते में तय कर लीजिए कि इस हफ्ते इन 10 बच्चों का या अगले हफ्ते उन 10 बच्चों का, तो भी महीने भर में आपके सारा क्लास कवर हो जाएगा। और जहां कुछ ऐसा होता है आपको तुरंत दिमाग में आएगा, एक बार शुरू करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा हैंडल करना सब कुछ। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि हमने एक अनुभव किया अपने यहाँ, हम नहीं पढ़ाते क्लास में, तो हम नहीं पढ़ाते तो हमसे बहुत डरते बच्चे। ये क्योंकि हम उनसे उतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं हैं, तो हमसे ज्यादा डरते। अब टीचर कनेक्टेड हो जाता, तो वो टीचर कनेक्टेड होता तो उससे उतना नहीं सुनते। तो इसका रीजन कैसे, सॉल्यूशन इसका निकाला जा सकता है कि वो इन लोगों की सुने। जैसे अगर लंच होगा तो सब बच्चे बहुत शोर करेंगे, लेकिन हम निकल जाएंगे तो शांति हो जाएगी, बिल्कुल जैसे स्कूल में कोई है ही नहीं है। तो ये चीज इन लोगों में कैसे आए, दोनों चीजें, कि एक तो सॉफ्ट भी रहे और हार्ड भी हो। इसमें है ना, टीचर जब मतलब हम पढ़ाते हैं भाई, हम जब बच्चों के साथ बहुत ज्यादा मतलब ऐसे फ्रिक्वेंट हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, तो कई बार टीचर भी कुछ बिहेवियर ऐसे कर जाते हैं कि बच्चों को लगता है कि दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इन टीचर के सामने हम बोलेंगे तो। लेकिन टीचर को फॉर्मली, मैं जो पहले बताया कि टीचर को फॉर्मली बताना आना चाहिए बच्चों को। जैसे उनका क्वेश्चन था कि फ्रेंडशिप करें, एक बाउंड्री ड्रॉ करके रखनी पड़ेगी आपको कि आप अभी कर सकते हैं और ये चीज कब नहीं कर सकते हैं। हम यदि क्लास कंट्रोल पे करते हैं तो हम इस पे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। आपको बच्चों के साथ फॉर्मली होके उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरे यहाँ भी होता है, टीचर एक ड्राइंग की टीचर है, वो बोलती है मैं जब जाती हूँ तो बच्चे शोर करते हैं। ड्राइंग सब्जेक्ट ही ऐसा है। लेकिन यदि टीचर कुछ ऐसा काम करे कि कंटिन्यूस बच्चे इन्वॉल्व है, जिस दिन टीचर ने कुछ बताया कि बहुत बड़ा ड्राइंग बनाना है बहुत सारा, तो पूरी क्लास बिजी है, तब आवाज नहीं होती है। लेकिन जब टीचर थोड़ा करवा के बच्चे फ्री हो गए, तो वो फ्री नहीं होने चाहिए, तो आवाज शुरू हो जाएगी। जैसे रिसेस का टाइम है हमारे यहाँ, जो फर्स्ट रिसेस होती है उसमें टीचर खुद क्लास में बैठी होती है, उस वक्त कोई शोर नहीं होगा क्योंकि टीचर सामने बैठी है। सेकेंड रिसेस में मैं बच्चों को क्लास से बाहर ले आती हूँ और मॉनिटर्स होते हैं, तो कंट्रोल हो जाता है वो, क्योंकि टीचर को भी एक रिसेस अपने लिए चाहिए। हमारे यहाँ 2 रिसेस का सिस्टम है। आपके यहाँ शायद रिसेस में टीचर क्लास में नहीं होती होगी, है ना? तो वहां पे मॉनिटर्स बना दीजिए। मैं क्लास में जाती हूँ, जैसे कभी आवाज आ रही है, रिसेस के टाइम जाती हूँ, बच्चे आवाज कर रहे हैं, मैं उनसे पूछती हूँ आपका मुंह है कि काम दो है, या आप बोल सकते हैं या खा सकते हैं, अभी क्या टाइम है? तो बच्चे बोलते हैं मैम खाने का। देन ऐसे फिर खाना खा लो। तो ये फॉर्मली यदि टीचर समझा सकती है बच्चों को तो क्लास कंट्रोल हो सकता है। ये एक एक दिन में नहीं होगा, एक बार में नहीं होगा, बट कांस्टेंट बोलने से जरूर होता है। ठीक है जी। जी। थैंक यू। आ 9 बज चुके हैं, मैं हर एक से पर्सनल पूछने जाऊंगी तो शायद टाइम ज्यादा लग जाएगा। जिसका क्वेश्चन है प्लीज आप खुद पूछिए। प्लीज जिसका क्वेश्चन है पूछिए। जी बोलिए। इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल नाम नहीं है आपका, आपका यह नाम आ रहा है, बताइए आप। अनम्यूट करिए। जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाना है, तो मैं मतलब शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए कैसे जल्दी सिखाएं। तो जैसे पढ़ ही नहीं पाते हैं, मतलब देखिए बहुत लिखना सिंपल है। जरूरी है, पहले तो सुनिए, लिखवाना है। हाँ। नहीं नहीं, हम शुरुआत पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर हाँ। पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। लिखना चौथी जगह पे आता है, पहली जगह पे नहीं आता हाँ है ठीक ना? है। लिखना लास्ट में है। जिनको हम्म। लिखने में प्रॉब्लम है आप उनको फिंगर से
सैंट्रे लीजिए, थाली लीजिए, उसमें नमक या रेती डाल दीजिए, फिंगर से उनको लिखवाइए, प्लस उनकी फिंगर एक्सरसाइज, जो बच्चे लिखना नहीं सीख रहे उनको लिखना पेंसिल मत पकड़वाइए, उनको फिंगर एक्सरसाइज की जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं उसको बोतल के अंदर, छोटा सा मुंह होता है उस बोतल में अंदर दाने डालना, जहां पे उनकी ग्रिपिंग की प्रैक्टिस होती है, मटर छिलना, है ना, छोटे छोटे जो वो एक दूसरे के अंदर डालने वाले खिलौने होते हैं उसको करना। तो ये चीजें जब होगी, बच्चे की फिंगर यदि प्रॉपर हो गई तो वो बच्चा लिखना सीख जाएगा, क्योंकि उसकी फिंगर प्रॉपर नहीं, मैंने बताया फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल नहीं है तो मुश्किल है लिखना। ठीक है मैम। लिखना सबसे आखिरी में आता है। निपुण भारत को प्लीज आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा। मैम हमारे हाँ यहाँ मैम। एक बहुत अच्छा बच्चा है। वो क्या करता है, ऐसी मुट्ठी बंद कर लेता और मुट्ठी में ऐसे पेन पकड़ता है, वो ऐसे पेन पकड़ता और वो पूरा ओह, अक्षर पूरा सही साफ बिल्कुल साफ सुथरा लिखता है। ना तो हमको दिखता ना उसको दिखता है। तो उसको कंटिन्यू में प्रैक्टिस करा रहा है कि वो ऐसे पेन पकड़ने लगे, लेकिन वो पकड़ेगा तो ऐसे ही पेन। बहुत सुंदर गाता है, बहुत अच्छा बोलता है, सब कुछ अच्छा है। गुड। हमारे यहाँ के जनपद सदस्य का मतलब यहाँ के प्रभावशाली जैनी व्यक्ति है, उनका बच्चा है वो। तो ये, लेकिन हम ये सोचते हैं कि उसकी ये भी एक कला है मैम, कि मुट्ठी बंद करके नहीं, लेकिन ये चीजें ना फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकती है। जी जी। फाइन मोटर स्किल की एक्सरसाइज उसको बोलिए वो करे, यदि बच्चा अच्छा है उसको ये मत हाँ बताइए कि ये फाइन मोटर स्किल एक्सरसाइज है, फिंगर की हाँ। एक्सरसाइज जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो ऐसे काम करे तो वो शायद फिंगर पे आ जाएगा, यदि वो दिमाग अच्छे से है तो ही विल डू। इसका मैडम एक आध वीडियो वगैरह हो जिसमें इसके बारे में बताया गया हो तो आप जरूर शेयर करिएगा मैडम। ठीक है, फाइन मोटर स्किल के लिए मैं एक्सरसाइज भेजती हूँ। अच्छा। और हम वैसे सब लोगों से, टीचरों से, समय तो ज्यादा हो ही चुका है, तो हम सब टीचरों से कह दें कि हम उन बच्चों को बहुत कमजोर मानते जो क्लास में बोलते नहीं, और जो बच्चे क्लास में बोलते हैं हम उनको बहुत होशियार मानते। तो अभी बहुत सारे लोगों की कमजोर में कैटेगरी है, तो उसको भविष्य में अच्छे बच्चों में सुधार कर लें सब लोग। मैम से हम लोग तो खूब पूछते हैं, ऐसे ही आप लोग पूछेंगे जब मैम मानेंगी कि हाँ ये पढ़ रहा, नहीं तो ये मानेंगे कि मैं झेल रहा क्योंकि सर ने ड्यूटी लगाई थी कि कोई ये ट्रेनिंग करना है। मुझे अपने आप पे डाउट होता है कि मैं बुरी टीचर हूँ कि मेरे बच्चे बोल नहीं रहे हैं। नो मैम, नहीं। तो फिर बोलिए तो मुझे समझ में आए कि हाँ आपको समझ आया है कुछ। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी प्लीज। मैम जिनका IQ कम हो तो क्या करेंगे उनके साथ? सॉरी। जिनकी IQ कम हो तो उन बच्चों के साथ क्या करेंगे? देखिए, उनकी लिमिटेशंस होती है, आईक्यू कम होता है, आप उनको उतना बेसिक सिखाइए जितना उनके लिए जरूरी है, आप ये उनसे पूरी उम्मीद मत रखिए, लेकिन बेसिक उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और उन लोगों के साथ कैसे करना चाहिए, उनको जितना समझ में आया, थोड़ा पेरेंट्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि सपोज एक चीज समझ में आ गई तो उनको बोलिए बोले और फिर लिखे, वो जो उन्होंने समझा है उसको वो बोल पाए और जो बोला है उसको लिख पाए। इसकी प्रैक्टिस यदि पेरेंट्स उनके साथ बैठ के उनसे एक क्वेश्चन पूछे, एक लाइन पूछी, वो लाइन आ गई, अब इस लाइन को लिखवा दो, ये उनको हेल्प करता है आईक्यू थोड़ा सा बढ़ाने में और जितना उनको आया है उतना प्रेजेंट करने में। अदरवाइज होता क्या है, उनको सिर्फ हम सिखाते जाते वो रिट्राइव करना, मतलब कैसे उसको वापस निकालना, कैसे लिखना है, कैसे मुझे अपना आंसर देना है, वो नहीं कर पाते। समझ तो लेते हैं, आईक्यू कम भी होता है, हम उनको समझाते हैं, समझ तो आ जाता है, लेकिन उनको वापस से बोलना है, वापस से लिखना नहीं आता, इसलिए हमको लगता है कि उनका आईक्यू बढ़ा नहीं है, जबकि उनको समझ आता है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ मिलके और थोड़ा इस तरीके से उनको हेल्प करनी पड़ेगी। ओके, थैंक ओके। कल का वर्क मैडम, मैम कल का वर्क। सबसे पहले तो सब लोग बोलना सीखेंगे, सब अपना क्वेश्चन डालेंगे, या आज के वेबिनार से आपने क्या सीखा है, कौन सी चीज आपको आज के वेबिनार में अच्छी लगी, या आपके किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, ये आप अपना वीडियो बना के डालेंगे खुद बोलते हुए, क्योंकि आपको बुलवाना मेरे लिए सबसे पहले जरूरी है। ठीक है ना नीता जी? अनीता मैम आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग का आप हमको डिटेल देंगी कि किसका वीडियो कितने समय तक चालू था, किसका बंद था,
और कौन कब ज्वाइन किया था, आपके पास रिपोर्ट आ गई होगी, ये रिपोर्ट देंगी आप हमको कल। जी ठीक थैंक है। यू। थैंक यू सो मच मैम। आपने सभी ने सीखा कि नए सेक्शन में छोटे बच्चों को किस तरह से आना है, उनको नए माहौल में कैसे ढलना है, हमें उनके साथ कैसे ढलना है, हमारा बर्ताव उनके साथ कैसे रहेगा, और जो बच्चे कमजोर हैं या तो बहुत तोफान करते हैं उनके साथ हमें कैसे रहना है, ये सब कुछ हमने सीखा है ना। पर एक दिक्कत ये है कि आप लोग बोलते नहीं हो, वन साइड कम्युनिकेशन रहता है, वो बहुत गलत बात है। जब तक आप नहीं बोलेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, तब तक मैम आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे और वो टॉपिक पे नहीं आ पाएंगे जो आप चाहते हैं। इसलिए आप लोगों का बोलना बहुत जरूरी है। आप अपने अनुभव बताएं, अपनी बात रखें, मैम को अनम्यूट करना सीखें। सर लोगों को भी पता है कि पहले आप लोगों को जूम मीटिंग में आप लोगों ने पहले भी चीज करी है कि जूम मीटिंग में कैसे अनम्यूट करना है, कैसे म्यूट करना है, वीडियो अपन को चालू रखना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। और दूसरा है कि हम संचालकों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने जितने भी हम आपको कल दे देंगे, किन का अनम्यूट था, किन लोगों ने है ना वीडियो ऑफ करके रखा है, उन सभी से आप बात करें कि अपना वीडियो चालू रखना है। अगर लाइट नहीं है तो कम से कम इतने उजाले में बैठे कि आपका फेस दिखे, जिससे आप हम लोगों को पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और पुराने टीचरों से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी मैम को बार बार आपको बोलना पड़े कि आप बोलें। ये बात एकदम सही है कि अगर हमारा बच्चा नहीं बोल रहा है तो कमजोरी हमारे में है, आप बच्चे में नहीं है। एकदम सही बात है ये। ठीक है, अपने साथ एक नोट पेन रखे कि जो मैम पढ़ा रही हैं, बता रहे हैं, तो आपको आगे कौन सा क्वेश्चन करना है। हम जानते हैं कि इतना सारा याद नहीं रह सकते, हमारे माइंड में भी इतनी सारी बातें नहीं आ सकती, पर एक नोट पेन हम साथ में लेके बैठेंगे ना, तो जब आउटपुट सेक्शन होगा, जब आपको बोलने का कहा जाएगा, तब आप अपनी बात मैम के सामने रख सकते हैं, क्योंकि उनके साथ हम बीच में उनसे बोल भी नहीं सकते, है ना। तो वो डिस्टर्ब होंगे, तो हम एक नोट पेन अपने साथ पेन लेके बैठेंगे, जिससे आप आपके आउटपुट सेक्शन में उनसे बात कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मैम, आज आपने बहुत सारा अच्छा पढ़ाया। सभी मंगल कामना करेंगे और अपने आउटपुट करेंगे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों दुर्जन पूर कुमार रतों पर, शोभ नहीं मुझको आवे, श्याम भाव ऐसी हम मैम को थैंक यू बोलेंगे, सब थैंक यू मैम। शुरू करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। तो बोले कम से कम। बच्चे बाय बोलते हैं ना, वैसे सब लोग थैंक यू के लिए सब रेडी है। एक बात आपको बताएंगे कि मैं कल मैं अपने बच्चे को बोल रही थी कि बेटे टेबल बोल, 3 का टेबल बोल, नहीं तू लिख, तो बोलते नहीं मम्मी मैं लिखूंगी नहीं, मैं बोल के बताऊंगी, नहीं लिखो तो आपको जल्दी याद रहेगा। लिखूंगी नहीं, बोलूंगी। अब यहाँ के बच्चे दूसरे को बोलते आप बोलो, तो वो लिख के दे रहे सही है। ओके प्लीज सब लोग अपना वीडियो बनाइएगा, आपको क्या अच्छा लगा, क्या सीखा, जरूर शेयर करिएगा। और नेक्स्ट टाइम और मैं शुरुआत आपसे करूंगी, फिर मैं बोलूंगी। मैम अच्छा लगा वीडियो में आपकी जो जो चीजें आई ना, बहुत ही अच्छा लगा, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो अभी तक तो सीखे ही नहीं कुछ, तो हम लोग सच में अच्छा लगा। थैंक यू मैम। वेलकम, थैंक यू। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि सभी को। जय जिनेन्द्र। बाहर बैठी हूँ। क्या पता